हाउस द जोश, हाउस द जोश। तो जोश हाई हुआ दोस्तों, जोश हाई नहीं हुआ है तो अभी आप लोगों का जोश हाई हो जाएगा। हमारे देश में अगर बात करें तो आप लोगों को पता है शानदार तरीके से जो एनडी और सीडीएस के एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं यूपीएससी के द्वारा, उसमें हमारे एसएलवी फैमिली मेंबर अनुज कुमार सिंह का सिलेक्शन हुआ है और रैंक है 118। तो कॉन्ग्रेचुलेशन डियर कंप्लीट एसएलवी फैमिली की तरफ से। और यहाँ पर जो सबसे एक दिल छूने वाली लाइन है ना यार, मतलब पूरे सिलेक्शन तो है वो एक तरीके से बहुत ही अच्छी बात है, मतलब एक तरीके से ना दिल खुश करने वाली है, पर उन्हें की कोई एक पर्टिकुलर लाइन दिल खुश कर जाती है। तो ये देखो इन्होंने ले रखा है, सर कि 3 साल से मैं वेट कर रहा था इस चीज़ का मेल करने के लिए कि हाँ मेरा भी सिलेक्शन होगा, कि ये भी एक वन ऑफ द जो ड्रीम है वो कम ट्रू आ गया। तो यार ये अपने आप में ना देखो बातें छोटी छोटी सी होती हैं पर लेकिन कभी ना दिल पे लग जाती हैं। आप लोग सोचो कि मतलब ये कहीं ना कहीं कितना रेस्पेक्ट और प्यार दिखाती हैं चीज़ें जब आप लोग इस तरीके से चीज़ें शेयर करते हो। मतलब सिलेक्शन होता है बहुत सारे बच्चों का, ऐसा नहीं कि सिलेक्शन नहीं होता है, तो बहुतों का होता है, ठीक है कोई मेल नहीं कर रहा है, पर लेकिन मेल करना पर्टिकुलर इस तरीके से और इस तरीके से कि हाँ सर ये भी एक ड्रीम था, तो यार वो मतलब समझ रहे हो आप लोग, मैं फीलिंग जो है वो बेसिकली एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ जब ऐसी चीज़ें मुझे देखने को मिलती है। ये एक आप लोगों की रेस्पेक्ट होती है जो यहाँ पर निकल कर आती है, ठीक है। और एक और प्यारी चीज़ लगी मुझे यहाँ पर, इनके द्वारा अपनी पिक्चर शेयर की गई है, तो इससे क्या रहता है कभी कहीं मिलेंगे तो यार कम से कम पहचान लेंगे कम से कम आप लोग मुझे ना पहचानो, मैं तो पहचान लूँगा कि हाँ देखो मेरा स्टूडेंट है नहीं मतलब कहने का ये कि पिक्चर शेयर करने से और अच्छा लगता है यार, एक तरीके से सारी पूरी एसएलवी फैमिली देख पाती है, प्राउड फील करती है एक तरीके से, तो वाली बात है। तो पिक्चर्स जरूर शेयर किया करो, तो इससे मुझे भी अच्छा लगता है, ठीक है। और बाकी अपना नंबर भी आप लोग शेयर कर सकते हो कभी भी जब भी मतलब टाइम मिले फ्यूचर में, तो मतलब नहीं किसी दिन मूड बना हुआ है मेरा कि हाँ ठीक है चलो बैठ के आज सबसे बातें करते हैं तो वो भी है, तो नंबर भी आप लोग अपना सेंड कर दिया करो, पिक्चर जरूर किया करो कम से कम, ठीक है। तो ये बात है, तो कांग्रेट्स डियर यार, मतलब एक तरीके से अपनी ड्रीम जॉब पाना और फिर उसमें अपनी लाइफ जो है उसको सही से लेके चलना, तो यार वैसे भी देश की सेवा करना भी आर्मी के थ्रू, तो ये तो नेक्स्ट लेवल की चीज़ हो जाती है यार। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है और बहुत सारे बच्चों के सिलेक्शन हो रहे हैं। एक बच्चे ने तो बहुत बड़ी बात लिख दी वो तो मुझे मतलब कह रहे हैं कि सर डेली दिल पर नमक मत छिड़का करो। मैंने कहा क्या हो गया कह रहे सर डेली सिलेक्शन मत दिखाया करो, सिलेक्शन देखते घर वाले ताने देने लगता है कि देख उसका हो गया तुम्हारा नहीं हुआ तो यार देखो ये तो थोड़ी सी खैर अलग बात हो जाएगी, क्योंकि आप लोग खुद सोचो ये चीज़ों से अगर आप लोग मोटिवेट होगे, अब देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के कैसे कैसे कमेंट होते हैं सर मैं भी मेल करूँगा आपको, ठीक है मैं भी एक दिन आपसे मिलूंगा, तो ये वाली तो मोटिवेशन की चीज़ होनी चाहिए यार। डिमोटिवेशन की चीज़ें तो घर वाले तो देखो बोलेंगे यार उनका तो काम है, ठीक है, तो उसको वैसे मत लिया करो, ठीक है, वो घर वालों का प्यार होता है एक तरीके का, आप लोग उसको अदरवाइज ले जाते हो, एक तरीका प्यार है वो आप लोगों के साथ में, इस तरीके से वो आप लोगों से ट्रीट करते हैं कि ताकि आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। तो ये बात है कह रहा सर डेली डेली गाली पढ़वा देते हो एक ही दिन सारी गाली पढ़वा दिया करो, तो ठीक है यार जिन जिन के सिलेक्शन होते हैं एक ही दिन सेंड कर दिया करो सारे के सारे, ठीक है तो मतलब मेरी हंसी छूट गई इसको लेकर, मैंने कहा ये देखो क्या ही बोला जाए, ठीक है। और एक और यहाँ पर रुझान आने आप लोग ये स्टार्ट हो गए, ये मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा। अगर इसको भरने स्टार्ट करोगे ना आप लोग अपना टाइम को देखना कितना आप लोग यूटिलाइज कर रहे हो, और जिस भी टाइम आप लोग उठते हो 4, 5, 6 वहाँ से भरना स्टार्ट कर दो इसको, और जहाँ तक भी आप लोगों का होता है उसके बाद में स्लीपिंग पैटर्न लिख दो अपना कितना सो रहे हो, और यहाँ पर स्टार जरूर भर दिया करो, जैसे नहीं कितने स्टार आप लोगों ने लिए इस तरीके से स्टार भरना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आप लोगों को और फीलिंग आएगी अच्छे से कैसे आप लोग काम को लेकर चल रहे हो, और आप लोग अपना पानी पीने का चीज़ें ट्रैक कर पाओगे। तो इसको जरूर डाउनलोड करना, मैंने इसको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराया था, किस किस ने डाउनलोड किया जरूर बताना यहाँ से। ये देखो टेलीग्राम पर आप लोगों को मिला हुआ है, यहाँ से इसको जाकर डाउनलोड कर लेना आप लोग, तो आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, और इसी के साथ में मतलब शानदार तरीके से एंजॉय करना यार, लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, बस एक ऐसा देश है यार, मतलब हर चीज़ तो है आप लोगों के सामने, कितने शानदार फेस्टिवल है, अच्छे से आप लोग एंजॉय कर सकते हैं सारी चीज़ें, तो इनको अच्छे से एंजॉय करो सारे। तो एक तरीके से एक नई अपॉर्चुनिटी दे रही है अपनी ज़िंदगी को नई तरीके से स्टार्ट करने की, और अब तो नहाने का भी कोई दिक्कत नहीं होगी ना है अभी भी नहाने की दिक्कत होगी, यहाँ से आगे चीज़ें जो है आप लोग की चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी, अब दिन जो है थोड़े गर्म होने लगेंगे, तो जिनको शिकायत है सर्दी से तो वो भी थोड़ी दूर जाने लगेगी। पर हाँ मैं ये बोलूँगा कि जो अभी आप लोगों का जनवरी, फरवरी और मार्च तक का जो मौसम है वो बड़ा ही शानदार है, इसमें जमकर पढ़ाई करो, फिर आगे अप्रैल और मई में फिर अच्छी खासी गर्मी होने लगती है। देखो यार गर्मी सर्दी से तो हालांकि कुछ बात नहीं है बोलने वाली, पर आप लोगों को पढ़ना है ढंग से, तो उसके आड़े ये सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। बहुत ही शानदार आर्टिकल डिस्कस करूंगा, और जिस भी फैमिली मेम्बर के सिलेक्शन होते हैं तो वहाँ पर लिख दिया करो कि एक तरीके से सामने वाले को भी मतलब एक तरीके से ना अच्छा फील होगा, और आप लोगों को भी लगे, अपनी भी फीलिंग लिख दिया करो कि हाँ हम भी इस तरीके से करेंगे। चिढ़ने वाली है उसमें, इरिटेट होने वाली क्या बात है, और घर वालों को इग्नोर किया करो थोड़ा यहाँ पर, ठीक है, वो बोल रहे हैं इसलिए ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है।
तो 14 जनवरी है और इसी तरीके से शानदार आज का ये डिस्कशन रहने वाला है INA यानी कि इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस, और प्यार से बोलते हैं बैलेंस डाइट। तो जिंदगी में बैलेंस बना देगी ये बैलेंस डाइट अगर ढंग से खाना स्टार्ट करोगे, इस बात की गारंटी देता हूँ। अच्छे अच्छे आर्टिकल रहते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, करंट के साथ में, MCQ के साथ में, जो सबसे बड़ी बात होती है। पूरी एक टेस्ट सीरीज लग जाती है आप लोगों की। वीडियो के एंड में भी आप लोगों ने देखा होगा, और वीडियो के एंड में जो वोकेबलरी वाला सेक्शन है ना, उसमें आप लोगों का मजा आएगा। ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग वोकेबलरीज है जिनको आप लोग अच्छे से एंजॉय करोगे। फीडबैक जरूर दीजिए करो, जैसा भी लेक्चर लगता है आप लोगों को लाइक या डिसलाइक कर बता दिया करो, ताकि अच्छे से मुझे पता चलता रहे कि कैसे आप लोग चीज़ों को एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, इसी के साथ में देखिए घर वालों के साथ में अच्छे से सेलिब्रेट करना, दिन भर पढ़ाई करना, फिर शाम को अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, और मॉर्निंग में फिर से टाइम पे लग जाना है। ये प्लानर इसीलिए आप लोगों के लिए बनाया गया है, ठीक है, ताकि शानदार तरीके से आप लोग इसको फिल कर सको। और ये किस ने रियलिटी में डाउनलोड करके रख लिया है अपने उसके पास में, टेबल के पास में, इसकी प्रिंट आउट निकाल के, और कौन इसको एक्चुअल में फील कर रहा है, इसमें भर रहा है अपनी चीज़ें। फिल करना स्टार्ट करो और फिर देखो आप लोग की लाइफ में मस्त चेंज आने वाला है कि नहीं। तो बताना जरूर जो जो भी फिल कर रहा है, और कई सारे बच्चे इसको आंसर राइटिंग ग्रुप में पोस्ट कर रहे हैं। कोई नहीं, पोस्ट कर सकते हो आप लोग, ठीक है, तो उसमें अपना आंसर भी इसके नीचे चिपका दिया करो, ठीक है, आंसर की वाली पेज भी, और जैसे जैसे है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अरे वीडियो के नीचे भी आप लोग लिख सकते हैं क्या क्या किस तरीके से आप लोग चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं। ओके, तो ये कुछ बातें थी, आई होप कि आप लोग अच्छे से एंजॉय करोगे, और लेक्चर तो मस्त रहने वाला है। वीडियो में देखना, बहुत ही प्यारे प्यारे आर्टिकल हैं, मतलब सुनकर आप लोगों का मजा आ जाएगा। ठीक है, तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, अच्छे से एक एक चीज़ों को एंजॉय करते हैं। फिर से आप सभी लोगों को हैप्पी लोहरी, अच्छे से एंजॉय करना। ओके दोस्तों, जब इस दुनिया में कोई बच्चा पैदा होता है, 9 महीने की एक मशक्क़त को पार करते हुए जब इस दुनिया में एंट्री करता है, तो उस परिवार जिसमें वो बच्चा पैदा होता है वो 7वें आसमान पे चढ़कर खुशी बना रहा होता है। पर लेकिन सोचो, वो जो बच्चा पैदा होता है, अगर उसकी डेथ जो है स्टार्टिंग के 1 महीने में, 2 महीने में, या फिर 1 साल में, या फिर 5 साल में हो जाए, तो उस परिवार की जितनी खुशियाँ थी उसका महल जो है वो जरा सी देर में ढह जाता है। अभी यहाँ पर इसी टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों से बात करूँगा कि कैसे इतने बच्चे हैं हमारे देश में जो कि आज की डेट में जिनकी डेथ जो है वो एक तरीके से एक नवयुवक होने से पहले ही उनकी हो जाती है, और कितने सारे ऐसे लोग आप लोगों को आज की डेट में देखने को मिलते हैं। पर उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर एक डिफरेंस बता दूँ कि न्यूबॉर्न बेबी, इन्फेंट और टोडलर, या फिर अगर बोले कि एक एडोलेसेंट है, एक बच्चा हो चुका है बड़ा, उसमें क्या डिफरेंस है। अगर आप लोग को पता है तो आप लोग एक बार बता दो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो फिर तो आप लोग अच्छे से सुन ही लेना। बता दो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। आइए अब मैं आप लोगों से बात करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने एक बार ट्राई किया होगा। फिर भी देखो, जब बोलता हूं ना कुछ ट्राई करने के लिए, तो कर लिया करो ट्राई, उससे आप लोगों के अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा। सही है तो अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस आएगा, और गलत हुआ तो अच्छी बात है, कुछ नया सीखने को मिल गया। क्या यार फालतू में इज्जत बेइज्जती वाली बातें करते रहते हो, तो नया सीखो और आगे बढ़ो। बात करूं अगर न्यूबॉर्न बेबी के बारे में, तो न्यूबॉर्न बेबी जिसका जो बेसिकली टाइम ड्यूरेशन नॉर्मली हम लोग रखते हैं, वो रखते हैं यहाँ पर 0 से लेके, यानी कि जब पैदा हुआ, और 2 महीने, यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोलूँ तो यहाँ पर 0 से लेके 60 दिन रखते हैं। इसके अंदर भी कई बार एक कैटेगरी निकाल देते हैं, उसको एक तरीके से इसी के अंदर बोलते हैं जिसको, ठीक है, तो उसको नियोनेट्स बोल देते हैं, यानी कि स्टार्टिंग के 28 दिन, यानी कि 0 से लेके जिस दिन पैदा हो 28 दिन तक नियोनेट्स बोल देते हैं। हालांकि ये ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, तो न्यूबॉर्न बोल देते हैं कि 2 महीने तक का जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं न्यूबॉर्न बेबी। आप लोगों ने सुना होगा, तो इसको न्यूबॉर्न बेबी बोल देते हैं। पर लेकिन एक शब्द होता है जो एन के बाद में आई आता है, उसको बोलते हैं इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब क्या होता है, जिसकी एज जो है 2 महीने से लेके और 1 साल के बीच में होती है, उसको हम लोग इन्फेंट बेबी बोल देते हैं। ये टर्म्स कई बार पूछी जा चुकी हैं आप लोगों से, तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं इसके बारे में। और ये शब्द जब आते हैं ना न्यूज़पेपर में या फिर एग्जाम में, तो आप लोगों को लगता है पता नहीं किस कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होगा फिर, ठीक है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है यहाँ पर उसको बोलते हैं टोडलर, TODDLER। तो जो टोडलर की कैटेगरी है वो है 1 से लेके 4 साल तक का, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर कैटेगरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। फिर इससे ऊपर जो आप लोग बोल देते हैं वो चाइल्ड बोल देते हैं, और चाइल्ड की जो हमारे देश के अंदर में डेफिनेशन है वो आप लोगों को पता है। नॉर्मली अगर बोल देते हैं बच्चा किस कैटेगरी में बोलेंगे, कि जो 18 साल से नीचे का हो, तो हम लोग उसको बच्चा बोल देते हैं नॉर्मली। अभी जो मैं आप लोगों को डेटा बताने जा रहा हूँ वो सुनकर आप लोगों को एक तरीके से ना, उन्हें कहते हैं कि जो होश गादले हो जाएंगे, ऐसा कुछ शब्द आप लोगों को देखने को मिलेगा। बात क्या है, एक एक कर समझिएगा। अभी एक रिपोर्ट आई जो कि UN की एजेंसी है, उसने स्टडी की, दुनियादारी में जाकर घूम कर देखे कि हाँ भाई साहब कहाँ पर बच्चों की डेथ हो रही है। तो उनको पता चला कि 5 मिलियन बच्चों की डेथ हुई है जिनकी जो एज है वो अंडर 5 है, यानी कि वो 5वां जन्मदिन जो है वो अपना सेलिब्रेट नहीं कर पाए बच्चे, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। 5 मिलियन का मतलब क्या होता है, 50 लाख।
50 लाख ऐसे बच्चे हैं जो इस दुनिया में से चले गए बिना अपना 5वां बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए। ये इस रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है। इसी के साथ में अगर बात करूं, लगभग 2.1 मिलियन, यहां पर क्या हो गया इसका मतलब, यानी कि 21 लाख ऐसे बच्चे हैं, जो बच्चे का बेसिकली इसमें कुछ आप लोगों से यूथ भी नजर आएंगे जिनकी एज जो है वो 5 से लेके 24 के बीच में है, जो इस दुनिया में से चले गए यहां पर। ये लेटेस्ट एस्टिमेशन अभी यहां पर सामने निकल कर आया और इस एस्टिमेशन का नाम है लेवल्स एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी रिपोर्ट 2022। इसमें ये बातें यहां पर बताई गई है। तो ये एक तरीके से चौंकाने वाला आंकड़ा सामने निकल कर आता है कि एक तरीके से बच्चों की जो डेथ हो रही है उसके बारे में जब पता यहां पर चलता है। लेटेस्ट जो एस्टिमेट है रिलीज किया गया यूएन की, जो यहाँ पर इंटर एजेंसी ग्रुप ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड एस्टिमेशन है, जिसको यहाँ पर UNIGME आप लोग बोलते हो। तो ये इस रिपोर्ट को बनाने वाली जो ये एक तरीके से संस्था है, ये है, इसने पूरा कार्यक्रम यहाँ पर रचा है इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए, और इसी ने यहाँ पर ये सारी कहानी बताई है कि कैसे कैसे यहाँ पर लोगों की डेथ हुई है। और ये ताज़ा डेटा है, अभी ज़्यादा पुराना भी नहीं है, 2021 का इकट्ठा किया है इन्होंने, ठीक है। अभी 22 जो है वो ताज़ा अभी गया है, तो उसकी रिपोर्ट जो है वो आप लोगों को 23 के एंड तक या फिर 24 के स्टार्टिंग में आप लोगों को देखने को मिलती है, क्योंकि पहले साल खत्म हुआ है तो फिर डेटा इकट्ठा करना होता है, आराम से चीज़ें सामने निकल कर आती है। ये जो एस्टिमेशन यहाँ पर लगाया गया है, ये मोटा मोटा सा आप लोग याद रख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है वो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो की हाईलाइट में यहाँ पर इसको रखा गया है, इनके ग्लोबल अंडर 5 मोर्टेलिटी जो है, यानी कि 5 साल के अंडर के जो बच्चों की जो डेथ होती है उसका रेट जो है वो 50% अभी यहाँ पर डाउन हो गया है। अगर बात करें सिंस जो स्टार्ट ऑफ द सेंचुरी, यानी कि सेंचुरी के स्टार्ट से, यानी कि जो बच्चों की डेथ हो रही है वो उसमें कमी आई है। पहले आप लोगों ने देखा होगा एक इंसान जो है वो 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 बच्चे नॉर्मली कर लिया करता था। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा है तो अपने पेरेंट्स से पूछेगा कि वो कितने भाई बहन थे, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो जो हमारे से ऊपर वाली जो जनरेशन थी, यानी कि हमारे जो पेरेंट्स थे, उनके बच्चे देखना शायद ही किसी का ऐसा होगा जिसका एक बच्चा था या फिर 2 बच्चे थे। ये रेयरली केस मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए, रेयरली। तो यहाँ पर ऐसा क्या था, वो इतने बच्चे क्यों पैदा करते थे? क्योंकि जैसा मैंने भी सुना है यहाँ पर ऐसा देखने को मिलता था कि 1-2 बच्चा तो मान के चलते थे कि उसकी डेथ हो ही जाएगी, इतनी ज़्यादा यहाँ पर बच्चों की डेथ हुआ करती थी। पर लेकिन जैसे जैसे इतने सारे टीके लगते हैं, आप लोगों ने देखा होगा भी बच्चों को 1 महीना हो गया, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, ऐसे कितना भर के दुनिया भर के टीके लगते हैं। अभी आने वाले टाइम में आप लोगों को ये कोविड-19 का टीका भी इसमें एक ऐड हो जाएगा, क्योंकि जो बीमारी इस धरती पर आती जा रही है वो कहीं जा नहीं रही है, वो यहीं पर ही हमारे साथ में बच जा रही है। तो बच्चों को उससे लड़ने के लिए एक इम्यूनिटी प्राप्त कराई जाती है ताकि बच्चे की डेथ न हो। तो इस तरीके से आप लोग चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यानी कि खतरनाक लेवल का खेल आप लोग बोल सकते हैं जो खेला जाता है यहाँ पर एक तरीके से कहीं ना कहीं इस धरती पर, जिसमें बच्चों की डेथ होती है। इसी के साथ में यहाँ पर बोला गया कि 80% से भी जो ज़्यादा है अंडर 5 जो डेथ हो रही है वो, ठीक है। और इसी के साथ में अबोव 70% ऑफ द ओल्ड डेथ जो है वो 5 से लेके 24 साल के जो ओल्ड्स हैं उनकी आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक तो सब सहारन अफ्रीकन और सदर्न एशियन। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बता दूं जो सुनकर आप लोग हैरान हो गए। नॉर्मली ये ऐसी बातें हैं कि जब भी कोई बच्चे की डेथ होती है, या फिर जैसा मैंने आप लोगों को एक डेटा बताया था कि एक्सीडेंट की वजह से जो लोगों की डेथ होती है, तो यहाँ पर ये एक तो आप लोगों को अफ्रीका वाले रीजन में देखने को मिलेगा, ठीक है, काफ़ी लार्ज स्केल पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर। और इसमें भी जो नॉर्थ वाला अफ्रीका है ना, यहाँ पर ये वाला अफ्रीका वाला रीजन, जो सहारा जो डेजर्ट वाला रीजन है, वहाँ पर कंडीशन और भी ज़्यादा खराब दिखती है यहाँ पर। तो एक तो ये वाला रीजन हो गया। दूसरा जो एशिया में आप लोग यहाँ पर देखोगे, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये वाला जो रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा, बहुत सारे बच्चों की यहाँ पर भी डेथ होती है। और ये वो भी रीजन है जिसके बारे में मैंने बताया था कि एक्सीडेंट हो जाता तो डेथ हो जाती है। रीजन क्या है? मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। हमारे टारगेट जो हैं वो होते हैं आसमान में जाने के, और हम लोग जो हैं वो ज़मीन से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। हमने बोला था कि हम लोग अपनी हेल्थ के ऊपर में खर्च करेंगे 2.5 अपनी जीडीपी का। यकीन नहीं मानोगे कि 1.5 से भी ज़्यादा हम लोग प्रॉपर में खर्च नहीं कर पा रहे हैं। कोविड-19 में थोड़ा ज़्यादा कर दिया, एक अलग बात है, पर लेकिन फिलहाल जो है 2.5 के आंकड़े से बहुत दूर है। बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जो कि अपनी जीडीपी का 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8% जो है वो खर्च कर रही हैं आज की डेट में। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, पर मैं यकीन मनवा के छोड़ूंगा। OECD नाम का एक कंट्री का बेसिकली ग्रुप है यहाँ पर, इसमें कई सारी कंट्री आप लोगों को देखने को मिलती हैं। ये जो पर्टिकुलर OECD कंट्री है, इनको जाकर अगर आप लोग चेक करोगे तो यहाँ पर इन कंट्री के अंदर मैक्सिमम 10% से भी ज़्यादा जो है ये अपनी जो हेल्थ के ऊपर खर्च करते हैं। एवरेज 10% आप लोगों को देखने को मिलेगा।
इसको बोलते हैं बेसिकली, जो OECD कंट्री है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसके अंदर 18 कंट्री हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, बेल्जियम, कनाडा, चिली, डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस। ये काफ़ी लार्ज स्केल पर अपनी हेल्थ के ऊपर खर्च करते हैं, और हम हैं कि 2.5 भी जो है वो अचीव नहीं करवा पा रहे हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारे रीजन तो हमारे ये हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इतने सारे बच्चों की डेथ जो होती है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। पर अच्छी बात यहाँ पर यह कि सिचुएशन अभी इंप्रूव हो गई है। ठीक है, क्या आप लोगों ने कभी आसपास में देखा है किसी एक बच्चा पैदा हुआ, अभी 2-4 दिन के अंदर उसकी डेथ हो गई, या फिर कुछ दिनों बाद उसकी डेथ हो गई? अगर आप लोगों ने भी ये चीज़ फील की है तो आप लोग इस आर्टिकल की ग्रेविटी समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये आंसर राइटिंग में भी आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रीलिम्स में आप लोगों से डायरेक्ट रिपोर्ट के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर यहाँ पर अगर आज की डेट में आप लोग बात करें, इंटरव्यू में कई बार कि बच्चे के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप लोग ने कई बार देखा होगा कोई इशू आ गया बच्चे से रिलेटेड, तो बच्चे की हेल्थ के बारे में बात करते हैं। खासकर पोल्यूशन का जब इशू आता है अभी यहाँ पर, तो आप लोगों ने देखा होगा, ये अभी जब लास्ट टाइम इंटरव्यू था तो एक के द्वारा बताया गया था कि सर पोल्यूशन की वजह से जो बच्चे के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है उससे क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से इंटरव्यू के अंदर भी बन जाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, काफ़ी बेहतरीन आर्टिकल है ये। आर्टिकल बिजनेस स्टैंडर्ड के द्वारा कवर किया गया, और यहाँ पर ये सेम इसी तरह का एक आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी यहाँ पर कवर किया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ कई सारी बातें जो कि आप लोग यहाँ पर समझ पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग यहाँ पर कवर कर सकते हैं जीएस पेपर 2 के अंदर में, जो रिपोर्ट वगैरह होती है, या फिर प्रीलिम्स के अंदर भी आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई यहाँ पर, जिसको बोला गया यहाँ पर, जो टाइटल है उसका वो बोला गया यहाँ पर, आउटबाउंड ट्रैवल एंड टूरिज्म एन अपॉर्चुनिटी अनटैप्ड। तो यानी कि देखिए, अगर आप लोग देखिए इंडिया के अंदर में रहते हैं, ठीक है, तो अगर आप लोगों से बात की जाए कहीं घूमने जाना है, तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छी लोकेशन आप लोग कौन सी बोलोगे आप लोग घूमने के लिए? अपने ही देश में, अपने राज्य को छोड़कर कहीं बाहर जाना है घूमने के लिए, तो सबसे अच्छी लोकेशन क्या बोलोगे? कोई नॉर्थ में पसंद करेगा, कोई साउथ में पसंद करेगा, कोई यहाँ पर एक तरीके से हो सकता है किसी आइलैंड में पसंद करे। पर लेकिन जब बात करें हमारे देश के लोग बाहर घूमने जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जाकर जो खर्चा करते हैं, जो एक तरीके से वहाँ पर जाकर नहीं एक तरीके से पैसा लगा रहे हैं, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये बोला जा रहा है 2024 तक ये लगभग 42 बिलियन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इतने लार्ज स्केल पर जो है हमारे लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। आप लोगों को पता है हमारी पॉपुलेशन जो है दुनिया में काफ़ी लार्ज स्केल पर बाहर देखने को मिलेगी, तो उसी के चलते यहाँ पर ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है। तो इस रिपोर्ट के बारे में आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है। रिपोर्ट का टाइटल क्या है वो तो कम से कम याद रखिएगा। अभी ग्लोबली ये माना जा रहा है अप्रोक्सीमेटली 80 मिलियन लोग यहाँ पर, 80 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है, तो 80 मिलियन हो गए यहाँ पर, यानी कि 800 लाख आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कितने सारे लोग जो हैं वो यहाँ से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, मोटे मोटे तौर पर बोल दो तो आप लोगों को 8 करोड़ लोग, ठीक है, तो कितनी बड़ी संख्या ये आप लोग इसको देख सकते हैं। तो इंडिया जो है एक तरीके से यहाँ पर मोस्ट लुक्रेटिव जो आउटबाउंड टूरिज्म मार्केट बनती हुई यहाँ पर जा रही है, और इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कई सारी कंट्री ऐसी है जहाँ पर हम लोग जाते हैं तो वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है आप लोगों को काफ़ी आसानी से, क्योंकि लोगों को पता है अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन कहीं घूमने के लिए आता है तो वहाँ पर आकर वो रुकेगा भी, होटल में खर्चा करेगा, कुछ खरीदेगा भी वहाँ पर एक तरीके से, इसी के साथ में कुछ खाएगा पिएगा भी वहाँ पर। तो ये एक तरीके से ऐसी मार्केट होती है जो कि एक तरीके से काफ़ी अच्छे लेवल पर इन्वेस्टमेंट करता है अगर कोई किसी देश के बाहर से निकल कर आता है, क्योंकि उसके पास में पैसा होता है। हमारे लिए कोई एक ऐसा इंसान है जिसकी इनकम जो है वो 5,000 रुपये महीना कमा रहा है, उसको बोला जाए यार स्विट्जरलैंड घूम के आना है तुम्हें, स्विट्जरलैंड तो दूर की बात है, अगर वो किसी गाँव में रहता है तो दिल्ली जाते हुए भी एक तरीके सोचेगा 1000 बार कि 5,000 रुपये ही हैं बस जेब में, होटल में रुकना खाना पीना कैसे काम हो पाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जिसके पास में पैसा होगा वही निकल कर बाहर जाएगा, और जो बाहर जाएगा वहाँ पर वो खर्चा करेगा। तो कई सारी कंट्री तो ऐसी हैं, जैसे श्रीलंका हो गया, मैंने बोला था ना अभी, वहाँ पर उनकी कंट्री में इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा था टूरिज्म कि कोविड-19 की वजह से टूरिज्म रुका तो वो घुटनों पर आ गए। यहाँ से अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। सिंगापुर हो गया आज की डेट में, अगर बात करें स्विट्जरलैंड हो गया यूरोप के अंदर में, तो दुनिया भर का पैसा खर्चा किया जाता है लोगों के द्वारा जो घूमने जाते हैं। 2021 में इंडिया के द्वारा यहाँ पर 12.6 बिलियन आप लोग देखते हैं यहाँ पर, जो अगर बात करें 2019 में था ये यहाँ पर 22। हालांकि कोविड-19 के चलते थोड़ी सी चीज़ें डाउन हुई हैं, पर लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, अभी आगे फिर आप लोगों को बढ़ती नजर आएंगी। सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया यहाँ पर वो यूरोप के अंदर किया गया है। यूरोप के अंदर देखिए क्या होता है, अगर जापान के अंदर आप लोग विजिट करने जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सस्ती उनकी करेंसी देखने को मिलेगी। मतलब क्या है सस्ते का मतलब, अगर 5,000 रुपये आप लोग लेकर जा रहे हो अपनी कंट्री के, तो यहाँ पर अपनी करेंसी के, तो वहाँ पर लगभग वो आप लोगों के लिए 8,500 रुपये बन जाएंगे जापान के। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है
कि उनकी करेंसी जो है हमारी करेंसी के कंपेयर में काफ़ी डाउन है। जबकि अगर यूएसए में आप लोग घूमने जाते हैं तो यहाँ से आप लोगों को लगभग 80 रुपये लेकर जाओगे, तब जाकर आप लोगों को $1 मिलने वाला है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो उन कंट्री में घूमना, लोग एक तरीके से अगर कुछ खरीदना है तो उन कंट्री में जाकर घूमो जहां पर हमारी कंट्री कंपेयर में चीज़ सस्ती है, क्योंकि वहां से आप लोग खरीद कर लेकर आ सकते हो। और इसीलिए कहते हैं कि उस कंट्री का एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है जब उस कंट्री की जो करेंसी है वो डिवेल्युएट रहती है, यानी कि कम रहती है। यानी कि हमारी कंट्री की करेंसी जो है वो ज़्यादा ताकतवर है, ताकतवर नहीं मतलब एक तरीके से ज़्यादा एक आप लोग बोल सकते हैं वैल्यू में ज़्यादा है अगर जापान के साथ में कंपेयर करोगे। इसलिए जापान एक एक्सपोर्ट हब है। जापान एक तरीके से काफ़ी लार्ज स्केल पर एक्सपोर्ट हब आप लोगों को देख सकते हैं। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं। यूरोप के अंदर में 20% यहाँ पर अगर बात करें जो ट्रेवल किया गया, इंडिया से अगर बात करें 10% आप लोगों को देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आप लोगों को देखने को मिलेगा। कई सारे साउथ ईस्ट एशिया में भी कई सारे डेस्टिनेशन आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। अगर बाहर के देश में कहीं एक मौका मिले घूमने का तो आप लोग कौन सा देश चूज करोगे कि हाँ यार यहाँ तो कम से कम घूम के आना है? तो आप लोग बताइए जरा। तो कई सारी और चीज़ें हो सकती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पता चल रहा है कि ये इस देश में ये कंट्री के ये लोग घूमने जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, टूरिज्म फ्रेंडली कंट्री आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे एग्रीमेंट उस कंट्री के साथ में किए जा सकते हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ में कि हाँ कि हमारे देश में यहाँ से लोग आएंगे, हमारे देश के लोग वहाँ पर जाएंगे, तुम्हारे देश के लोग हमारे यहाँ पर आएंगे, तो दोनों तरीके से मिलकर काम यहाँ पर किया जा सकता है। और ऐसी कंट्री जो है उनके लिए स्पेशल फैसिलिटीज़ दे सकते हैं कि यहाँ से अगर लोग इतने सारे आ रहे हैं, अगर ये लोग आएंगे तो इनको कई सारी स्पेशल फैसिलिटीज़ मिलेगी, और ये मिलती भी है यहाँ पर। तो इससे दोनों कंट्री के लिए मिल मिल सिचुएशन होती है, तो दोनों कंट्री को फायदा होता है, तो दोनों कंट्री एक तरीके से उस चीज़ों को एंजॉय करती है। तो ये काफ़ी एक अच्छा तरीका है अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। ये काफ़ी सिग्निफिकेंस भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। कई सारे सेक्टर में यहाँ पर काफ़ी बड़ा बूम आता है, ठीक है। सर्विस सेक्टर हो गया, फॉरेन एक्सचेंज हो गया। जब जाओगे तो आप लोग पैसा भी लोगे ना वहाँ पर, तो आप लोग इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो एक तरीके से जो भी यहाँ पर नेशनल हेरिटेज है उनको कोई देखने आ रहा है बाहर से, कल्चर हो गई कि ऐसा आप लोग ढांचागत विकास कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से किस चीज़ों को आप लोग रिकग्निशन यहाँ पर दे रहे हैं। कल्चर डिप्लोमेसी भी कई बार देखने को मिलती है। आप लोगों ने देखा होगा हमारी कंट्री में बुद्धिस्ट सर्किट डेवलप किया जा रहा है, तो कोई भी श्रीलंका से आ रहा है, म्यांमार से आ रहा है, चाइना से आ रहा है, तो पर्टिकुलर उस सर्किट को देखने आएगा, क्योंकि बुद्धिज्म वहाँ पर मेन रिलीजन आप लोगों को फॉलो करते हुए नजर आते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अलग अलग इसी तरीके से कई सारे सर्किट डेवलप कर रहे हैं ताकि यहाँ पर कल्चर को कनेक्ट किया जा सके टूरिज्म के साथ में। तो ये एक अच्छा तरीका रहता है। इससे एम्प्लॉयमेंट जो रहता है वो काफ़ी लार्ज स्केल पर जनरेट होता है। आप लोग बोलोगे इसमें क्या एम्प्लॉयमेंट है, सोचो कोई बाहर से अगर हमारे देश में बहुत ज़्यादा लोग घूमने आ गए तो इससे जो कुछ ना कुछ यहाँ पर खरीदेंगे, इसी के साथ में खाएंगे भी यहाँ पर, रहेंगे भी यहाँ पर, तो एक तरीके से कहीं होटल में जॉब मिल रही है, कहीं खाना बनाने वालों की, कहीं फैक्ट्री में एक तरीके से प्रोडक्ट बनाने वालों की। अगर आप लोग कहीं घूमने जाते हो तो आप लोग कोशिश ये करते हो कि वहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी लेकर आ जाए जो कि यार यादगार रहे। होता है कि नहीं होता, आप लोग खुद बताओ। तो उसमें इंसान ये हमेशा कोशिश करते हैं, तो इसके चलते आप लोग को हमेशा ये चीज़ देखने को मिलती है जो कि एक अच्छी चीज़ आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिए, ये एक तरीके से आप लोगों के लिए पॉजिटिव चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं, और उसको हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। पर लेकिन कई बार यहाँ पर चैलेंजेस भी रहते हैं यहाँ पर, जैसे कि ढांचा नहीं रहता है। अगर आप लोग घूमने जाओगे कई जगह, कई सारी ऐसी साइट है ना तो साफ सफाई मिलेगी वहाँ पर, उल्टी सीधी चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि दोस्त था लाल किले घूम के आया, तो वहाँ पर जो नहीं एक तरीके से कुछ पोटी वोटी पड़ी रहे, कुछ बंदर वंदर या फिर कुछ अपना कुत्ता वुत्ता कोई घूम के जाए इस तरीके से, तो उसमें वहाँ पे मजाक उड़ा रहे थे कई सारे, ठीक है। मतलब एक तरीके से कि ये देखो शाहजहाँ यहाँ आया होगा, ये किया होगा, उन्हें कई बार मजाक उड़ाता है। तो ये तो अपने ही देश के कई बार आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से करने लगता है यार दोस्त मजाक में। पर लेकिन सोचो जब बाहर का इंसान आता है और वो देखता है उसके माइंड पे क्या इंपैक्ट पड़ता है उस चीज़ को लेकर, तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है जिसके ऊपर फोकस देना चाहिए हम लोग को, ठीक है। सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में कई बार देखा होगा, कई सारे ऐसे फॉरेनर से घूमने आ रहे हैं, वो यहाँ पर आकर उनको लोग क्या करते हैं, उनसे ठगने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कई तरीके से उनसे। अब वो तो मान लीजिए ठग लिए उससे मान लीजिए 2-4 हज़ार रुपए, पर लेकिन वो जैसी इमेज लेकर हमारे देश की जाएगा यार बाहर, वो आप लोग सोचो कितनी खतरनाक इमेज रहेगी। तो वो हम लोग सोचते नहीं है, हम लोग कुछ पैसों के चक्कर में अपने देश की इमेज खराब कर देते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर स्किल्ड मैन पावर नहीं रहते जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करा सके। जैसे मान लीजिए हमारी कंट्री में कोई ताजमहल घूमने आ रहा है, तो वहाँ पर एक प्रॉपर स्किल्ड इंसान होना चाहिए जो ताजमहल के बारे में उसको एक्सप्लेन कर सके, ठीक है, कि हाँ भाई साहब ये ताजमहल ऐसे था, ऐसे बनाया गया, इस पर्टिकुलर पर्पज से इसको बनाया गया था। तो उसके बारे में एक प्रॉपर एक बेसिक नॉलेज इंसान को होनी चाहिए। तो बहुत कम लोग ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो उसके ऊपर काम करना चाहिए। यहाँ पर बेसिक एमिनिटीज़ नहीं देखने को मिलेगी, कहीं पर टॉयलेट, कहीं पर पानी की
अवेलेबिलिटी अगर बात करें, थोड़ा बहुत खाने पीने की कैंटीन भी हो वहाँ पर हल्की फुल्की सी, ठीक है। इसी के साथ में जगह जगह वहाँ पर डस्टबिन रखी रहे। जो इंपॉर्टेंट जो हमारी कंट्री में लोकेशन है वहाँ पर तो मिल जाएगा, पर लेकिन इसी के ऊपर अभी काम किए जा रहे हैं। सीजन के बेस पर कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है, सपोर्ट मिलनी चाहिए। तो इसके चलते हमारी कंट्री के द्वारा कई सारे इनिशिएटिव भी ले गए हैं। स्वदेश दर्शन स्कीम हो गया, नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज हो गया, पिलग्रिमेज रिजुवनेशन एंड जो अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था ना, जो स्पिरिचुअल हेरिटेज एंड आर्गुमेंटेशन ड्राइव, जो यहाँ पर आइकॉनिक जो टूरिस्ट साइट होगी, बुद्धिस्ट ये कॉन्क्लेव देखने को मिलेगा, देखो अपना देश इनिशिएटिव, ये सारे हैं। अगर बात करें ट्रेवल और टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में, अगर आप लोगों से कोई पूछ बैठे कल को, तो याद रखिएगा जापान, यूएसए और स्पेन आप लोगों को टॉप पर नजर आएंगे। इंडिया की जो रैंक है वो 52 पोजीशन पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। श्रीलंका, पाकिस्तान, इसी के साथ में बांग्लादेश, नेपाल और चैड सबसे नीचे से टॉप कर रहा है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जहां से आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछे जाते हैं। बाकी पर्टिकुलर अगर अपने ही देश के बारे में हम लोग को बात करनी है, अगर कुछ लिखने के लिए आ जाए, तो टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो क्या रोल प्ले करती है एक तरीके से जीडीपी के अंदर में, वो सब चीजें। तो इंडिया टूरिज्म में अगर बात करेंगे तो 10th पोजीशन पर देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी कंट्री भी काफी कुछ है एक तरीके से देखने वाली चीजें। तो यहाँ पर 10th पोजीशन पे इन टर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड जीडीपी, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमारी कंट्री में भी टूरिज्म काफी बड़ा रोल प्ले करता है। तो वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल रिपोर्ट के बारे में बात करें 2019 में, अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो जीडीपी का लगभग 6.8%, टोटल इकोनॉमी आप लोग देखते हैं यहां पर कितना बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं, तो कम नहीं है यहां पर ये, ठीक है। तो इंडिया जो है 2021 में 40 के करीब साइट ऐसी हैं जो कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये लोग जब यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर देखते हैं, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि मैंने रिसेंटली अभी आप लोगों की कवर किए। तो यहां से ये क्या रहेगा, लोग यहां पर जब भी इंटरनेशनल लेवल पर कोई इनको रिकॉग्नाइज करेगा तो लोग यहां से घूमने आएंगे कि देख के आते हैं यार क्या क्या है उसके अंदर में। तो इसे समझ सकते हैं। अभी यहां पर जैसे धोलावीरा और रामाप्पा टेम्पल आप लोगों ने देखा, लेटेस्ट अभी यहां पर इनको इंक्लूड किया गया, ठीक है। कहां पर है बताइए जरा, दोनों की दोनों कमेंट बॉक्स में डिटेल में इनको मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि चीजें बढ़ रही हैं और आने वाले टाइम में ये सेक्टर एक ऐसा है जिससे मिलियंस ऑफ जॉब क्रिएट होती है। ये माना जा रहा है कि 2029 तक इस सेक्टर से 53 मिलियन जॉब क्रिएट होने वाली हैं। ये अंदाजा लगाइए आप लोग, 53 मिलियन, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है इस एरिया में आने वाले टाइम में, जिसके बेस पर आप लोग बोल सकते हैं कि आने वाले टाइम में इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा अगर हम लोग इसको ढंग से डेवलप करेंगे। 39 मिलियन तो जॉब अभी हमारे देश में इससे डेवलप की जा रही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई यहाँ पर इसके बारे में। बाकी एक मैं आप लोगों से यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन भी कवर कराता हूँ, रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखेगा, कल को आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रेवल एंड टूरिज्म जो रिपोर्ट है, ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत की जाती है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे भी गए अब की बार, जो कि ये पता होना चाहिए, ठीक है। स्टेब्लिश की गई थी 1971 में, जनेवा स्विट्जरलैंड में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर, ये पब्लिक प्राइवेट जो कोऑपरेशन एक तरीके यहाँ पर है जहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, इवन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होती है। कई बार यूट्यूबर को भी यहाँ पर बुलाया जाता है, जो कि सोसाइटी पर पॉजिटिव और एक अच्छा इंपैक्ट डाल रहे हैं, जो कि काफी बड़े बड़े यूट्यूबर है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा भुवन बाम यहाँ पर घूमने गए थे, ठीक है। तो कई सारे ऐसे जो यूट्यूबर हैं जो कि यहाँ पर एक अच्छा मैसेज देते हैं। आप लोग बोले कि भुवन बाम कौन सा अच्छा मैसेज दे वो देखो कई सारी ऐसी मुहिम चलाई जाती है ना बैकग्राउंड में, तो सपोर्ट करते हैं कई बार उस चीज़ों को, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई प्लास्टिक खत्म करनी है, वुमेन के खिलाफ कुछ गलत चीज़ें हो रही है, ठीक है। इसी के साथ में जैसे कि अगर बात करें पैड को यूज़ करने के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कई सारे जो अच्छे पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। कोविड-19 के टाइम पर मास्क यूज़ करने के लिए जो एक आप लोगों ने देखा होगा ऐड काफ़ी ज़्यादा चला, जिसमें प्राजक्ता कोहली को दिखाया गया, ठीक है, यूएन के लेवल पर। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर कई सारी रिपोर्ट है यहाँ पर। ये तो एक रिपोर्ट के बारे में बता दिया, कल को पूछ लेगी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन प्रस्तुत करता है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो क्वेश्चन बन भी सकता है, ठीक है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, तो ये सारी रिपोर्ट जो है कौन प्रस्तुत करता है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यहाँ पर प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
पूरा आर्टिकल मैंने काफी अच्छे से एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्लियर किया। कोई भी डाउट हो तो उसको पूछना है, और इससे क्वेश्चन भी अगर मैं आप लोगों को दे दूं अब लिखने के लिए तो आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि टूरिज्म इन इंडिया सिग्निफिकेंस क्या है, चैलेंज क्या है, क्या क्या इनिशिएटिव है, तो एक बड़ा ही प्यारा सा आंसर आप लोग लिख सकते हैं कम से कम 200 से 250 शब्द में। ठीक है, तो अगर मैं क्वेश्चन इसके ऊपर दूंगा लिखने के लिए तो आप लोग अब क्वेश्चन लिख पाओगे, आई होप की, है कि नहीं। देखता हूं कौन कौन अच्छे से लिखेगा। चलिए एक क्वेश्चन पूछ भी लेता हूं आप लोगों से, ये भी आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। बात की जा रही है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसके द्वारा अगर बात करें कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, तो बात की जा रही है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इसी के साथ में एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट और ग्लोबल आईटी रिपोर्ट। तो सही आंसर यहां पर क्या है? ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी बोला गया 1 3 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर यहां पर क्या है? ए बी सी एफ डी, ये आप लोगों को बताना है। तो अभी मैंने काफी डिटेल में आप लोगों को बताया यहाँ पर, तो सारी की सारी रिपोर्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी और आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को अब आंसर राइटिंग का भी तैयार हो गया। एक वैसा भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जो कि यहाँ पर प्रीलिम्स टाइप का, वनडे टाइप का, तो ये भी हो गया। टॉपिक आप लोग इस तरीके से तैयार करके चलो ताकि कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं देखने को मिले। ठीक है, फीडबैक जरूर दिया करो, लाइक डिसलाइक करके बता सकते हैं कि हाँ ये समझ में आया फिर नहीं, ताकि उसको और इंप्रूव किया जा सके। ओके दोस्तों, जब भी मैं इस स्कीम के बारे में सोचता हूँ, ये अपनी देश में बच्चों के बारे में सोचता हूँ, तो ये एक ऐसी स्कीम है जो मुझे सोचने के लिए मजबूर करती है कि क्या ये स्कीम जो है आज के टाइम पर भी हम लोगों को अपने देश में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। यानी कि जब हम लोग आज़ादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस टाइम पर हम लोग एक ऐसी स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं कि जिसके चलते बच्चे जो हैं खाने को बेसिकली फॉलो करते हुए बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, और जब वो खाने को फॉलो करते करते स्कूल में जा रहे हैं तो वो स्कूल में कुछ पढ़ाई भी कर लेंगे। बेसिक पर्पज जो है वो इस स्कीम का ये है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर कि बच्चों की जो हेल्थ है यहाँ पर उसके ऊपर ध्यान रखकर ये स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई है। पर रियलिटी में इस स्कीम में कई जगह इतने सारे लूप होल देखने को मिले, ऐसे भी केसेस निकल कर आए कि इसको खाकर कुछ बच्चे बीमार भी पड़े काफ़ी लार्ज स्केल पर। इस स्कीम में ऐसी भी कंडीशन कई जगह देखने को मिली कि खाना कौन बनाएगा स्कूल के अंदर में, उसको लेकर बहुत बवाल हुआ कि ये ऊंची जात का है, ये नीची जात का है। पर लेकिन फिर भी ये स्कीम की अच्छी बात ये लगती है एट द एंड ऑफ द डे कि जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं उनके पेट में कुछ अनाज या फिर आप लोग बोले कुछ खाना पड़ जाता है और उनकी ज़िंदगी जो है वो थोड़ी बेहतर हो जाती है। पर लेकिन सबसे बुरी चीज़ मुझे ये लगती है जब भी इस स्कीम के बारे में सोचता हूँ, ये स्कीम आज नहीं यार, ये 1995 में स्टार्ट की गई थी, यानी कि 1995 में। और उस टाइम पर यहाँ पर देश के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव जी, उनके द्वारा ये स्कीम स्टार्ट की गई थी। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आप लोगों को ये स्कीम देखने को मिलेगी। पर लेकिन आज की डेट में अगर सबसे बड़ी बात यहाँ पर की जाए वो ये है कि हम लोग जब इस मुकाम पर आकर पहुंचे हैं कि हम लोग अपनी कंट्री में एक नहीं ऐसी ऐसी चीज़ों पर काम करें कि मंगलयान हम लोग पहुंचा पा रहे हैं, हम लोग एक तरीके से चांद पर अपने मिशन पहुंचा पा रहे हैं, तो क्या हम लोग अपने देश में एक ऐसा माहौल नहीं बना सकते जिसमें कम से कम जो एक गरीब तबका है सोसाइटी का उसको प्रॉपर 2 वक्त का खाना मिले, बच्चों को एजुकेशन लेने के लिए स्कूल में जाना पड़े, न कि खाने को फॉलो करते हुए स्कूल में जा रहे हैं। तो मतलब पर्सनल यार थोड़ी सी फीलिंग है, उसको थोड़ा सा वैसे मत देखना। पर लेकिन रियलिटी में ये एक तरीके से कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि आज के टाइम पर हम लोग अपने बच्चों को सोचना चाहिए कि कैसे हम लोग उनको आगे उनकी ज़िंदगी बढ़ा सकते हैं ताकि हमारा देश जो है वो 21वीं सेंचुरी का देश बने। पर लेकिन हम लोग किस तरीके से एजुकेशन को लेकर चल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर एक अलग ही पैटर्न में जाता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताई ये स्कीम के बारे में है, कब लॉन्च की गई, किस प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च की गई और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अभी मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा हूँ बेसिकली वो सुनिए, क्यों पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि इस स्कीम में यहाँ पर जो कॉस्ट है वो 9.6% से बढ़ा दी गई है, यानी कि बच्चों को अब और अच्छे से यहाँ पर इस स्कीम का फायदा देखने को मिलेगा। वैसे अगर इस स्कीम की आप लोग थोड़ी सी हिस्ट्री जानना चाहेंगे कि कहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया तो बहुत आप लोगों को सरप्राइज होगा जानकर। 1930 यानी कि 1930 में जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी के अंदर में ये स्कीम जो है फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इम्प्लीमेंट की गई थी। फिर जब हम लोग अभी बात कर रहे हैं रिसेंटली तो अलग अलग टाइम पर आप लोगों को इस स्कीम के अलग अलग नज़ारे देखने को मिलेंगे। और फिलहाल हम लोग आज की डेट में भी जब आज़ादी से आप लोग बोल सकते हैं 75वीं सालगिरह हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, अब भी इस स्कीम के बारे में हम लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं। कुछ और एक्स्ट्रा बातें जो आज की डेट में इस स्कीम के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसको मिड डे मील स्कीम में बार बार चिल्ला रहा हूँ पिछले कुछ टाइम से, रियलिटी में अभी इसका नाम भी चेंज हो चुका है।
जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना। अब हम लोग इसको पीएम पोषण का नाम दे चुके हैं, यानी कि पीएम पोषण यानी कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, ठीक है। तो ये इसका नाम यहाँ पर दिया जा चुका है सितंबर 2021 से, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसकी नोडल एजेंसी है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि पहले जितने स्टूडेंट आते थे, जितने विद्यार्थी इसके अंदर आते थे, अब 24 लाख एक्स्ट्रा भी बच्चे आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेंगे, जिनको प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में इसके अंदर कवर कराया जा रहा है। और ये सारी चीज़ें जो आती है कहीं ना कहीं एक बच्चे का जो अधिकार है उसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। खासकर जब हम लोग बात करते हैं तो एक बच्चा जिसको एक अच्छी हेल्थ चाहिए, और ये गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसकी हेल्थ के बारे में ध्यान रखे। और हमारी कंट्री में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो ऐड किया गया था वो भी यहाँ पर मिड डे मील स्कीम को बेसिकली कवर कर रहा था, तो उससे आप लोग अंदाजा यहाँ पर लगा सकते हैं। ये प्रोग्राम जो है हमारे देश में कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों को आज के डेट में जो कुपोषण का शिकार होने से बचा रहा है, तो इसलिए भी इस प्रोग्राम की काफ़ी सारी इंपॉर्टेंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं इसके बारे में जो कि आप लोग समझिएगा। स्कीम का नाम चेंज है वो मत भूलिएगा। पैसे के मामले में अगर बात की जाए तो यहाँ पर याद रखिएगा, हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है माल पानी जो है उसके पास में रहता है, तो वहीं से पैसा जो है वो निकल कर आता है। तो जब यहाँ पर बोला गया कि 9.6% मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से यहाँ पर जाना है निकल कर, और वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर जाएगा, तो यहाँ पर इसका बेसिक पर्पज यहाँ पर क्यों था ये इसको बढ़ाने का, क्योंकि पिछले टाइम में जो खाना बनाया जाता है आप लोगों को पता है उसमें एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारा सामान देखने को मिलेगा, चाहे आप लोग बात कर ले यहाँ पर जो बोला गया था पिछले कुछ दिनों पहले कि इसके अंदर एग वगैरह भी कवर किए जाते हैं, दूध भी कवर किया जाता है, तो सबका प्राइस आप लोगों को, सबका रेट भाव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके चलते यहाँ पर कोस्ट जो स्टूडेंट की जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है, इसलिए यहाँ पर इसको भी ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पर कॉस्ट दे रखी है, ये रटने की जरूरत नहीं है, पर हाँ इतना जरूर याद रखिएगा कि हाँ इसके ऊपर इंक्रीमेंट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। ये एक कैसी स्कीम है, इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने वाली, ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन सी स्कीम्स होती हैं? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम वो स्कीम होती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर पैसा देती है, उसको हम लोग सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के नाम से जानते हैं। एक स्कीम और होती है जिसमें ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है, स्टेट गवर्नमेंट पैसा नहीं देती है, पर उसको इंप्लीमेंट करने का काम करती है। उस स्कीम को क्या बोलते हैं? कुछ ऐसा ही मिलता जुलता सा नाम है, बताइए देखता हूं किस किस को याद है। ये जरूरी है, दोनों स्कीम में कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए ताकि आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझ सकें बेसिकली, ठीक है। अगर बात करें हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर जो बच्चे हैं, खासकर अगर नेशनल फूड सिक्योरिटी के टाइम पर जब बोला गया था कि हाँ यार ऐसा कोई प्रोविजन होना चाहिए, तो लगभग बोला गया था 11.8 करोड़ के करीब बच्चे 1 से लेके 8 क्लास के अलग अलग, अगर बात करें यहाँ पर 6 से लेके 14 साल के बच्चों को इस तरीके की सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाती है। उसके पीछे रीजन क्या है आप लोगों को पता है? हमारी कंट्री में एक पर्टिकुलर संशोधन किया गया था संविधान में, जिसको हम लोग 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोलते हैं, यानी कि संविधान में 86वां संशोधन। ये जो संशोधन किया गया था ये 2002 में किया गया था। बेसिक पर्पज यहाँ पर ये था कि जो बच्चे हैं उनकी जो एजुकेशन यानी कि जो उनकी शिक्षा है उसको वो मूल अधिकार, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट बनाया जाए। और इसीलिए यहाँ पर जब ये संशोधन किया गया उसको फंडामेंटल राइट बनाने की बात आई, तो बोले गए यार फंडामेंटल राइट बनाना है तो कुछ करना पड़ेगा, तो वो क्या करना है? तो बोला सीधा सीधा पार्ट 3 में जाओ और वहां पर देखो कहां पर आप लोग इसको सेट कर सकते हो जिससे कि बच्चों का ये फंडामेंटल राइट बन जाए। तो एक आर्टिकल ऐसा है जिसमें कुछ भी ना मिले तो उसमें डाल दो ले जाकर, वो आर्टिकल है 21, यानी कि जब राइट टू लाइफ आ गई तो इंसान की लाइफ तभी रहेगी ना जब यहाँ पर वो जिंदा रहेगा, खाना मिलेगा, इन्वायरमेंट के बारे में बात कर ले, हेल्थ के बारे में बात कर ले। तो इसलिए आर्टिकल 21 जो है उसमें सारी चीज़ें समाहित हो जाती हैं। तो इसमें एक ए ऐड कर दिया यहाँ पर और बोला कि अब ये बच्चों की एजुकेशन के बारे में बात करेगा, और वहाँ पर भी सीधी सीधी बात बोलेगी कि 6 से लेके 14 साल के बच्चे यहाँ पर आएंगे। तो ये अपने ही आप में काफ़ी पावरफुल प्रोविज़न है जिसके चलते ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। इसी के साथ में यहाँ पर क्या क्या फूड ग्राम और क्या क्या फूड और कितना कितना क्या क्या मिलता है, कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने यहाँ पर। ये तो मिड डे मील स्कीम के बारे में 1900 ये यहाँ पर 1925 यानी कि 1925 में, यानी कि 1925 और 30s में यहाँ पर ये इंप्लीमेंट की गई थी मद्रास जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर भी, ठीक है। मिड डे मील स्कीम फिर यहाँ पर आज के डेट में हर एक राज्य में कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलती है, और जैसे जैसे इसका पैटर्न चला वो आगे यहाँ पर कुछ ओवरव्यू यहाँ पर दिया गया है। इसमें आप लोगों को फूड ग्रेन यानी अनाज वगैरह, पल्सेस, वेजिटेबल, ऑयल, फैट
यानी कि एक तरीके से बैलेंस डाइट देने की कोशिश की जाती है। जैसे मैं आप लोगों को बैलेंस डाइट देता हूँ, ऐसे यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो बच्चों को बैलेंस डाइट देती है, ठीक है। इनकी बैलेंस डाइट, हालांकि हमारी बैलेंस डाइट में डिफरेंस है, पर लेकिन दोनों बच्चों के फायदे के लिए है। तो इससे क्या है, सबसे बड़ी बात अगर कोई आप लोगों से पूछ ले कि ये जो मिड डे मील स्कीम लाई जा रही है, इससे बच्चों को क्या फायदा देखने को मिल रहा है, अगर कोई आप लोगों से पूछे तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो है बेसिकली यहाँ पर मिड डे मील का, वो ये है कि यहाँ पर सबसे पहले तो इनरोलमेंट बढ़े। यानी कि जिस तरीके से यहाँ पर बच्चा स्कूल में आएगा तो यहाँ पर खाना उसको देखने को मिलेगा, तो यानी कि एक तरीके से खाना खाने के नाम पर ही आए और फिर पकड़ के उसको पढ़ा दो, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हैं नहीं, इससे कई बार आप लोगों ने देखा होगा जब जो एक तरीके से कई बार इस तरीके की कंडीशन आप लोग बोलते हैं कि कई बच्चों का पढ़ने का मन नहीं होता है, तो उनको नहीं लालच देकर कि हाँ ऐसा करो तो फिर ऐसा होगा, तो उनको फिर अच्छा तुम तो पढ़ाने लगे, तुमने तो बोला था खेलेंगे। तो वो वाली बात है, ठीक है। तो प्रमोट करेगा स्टूडेंट की अटेंडेंस भी, कि ज़्यादा से ज़्यादा अटेंडेंस देखने को मिले यहाँ पर। इसी के साथ में पका हुआ एक अच्छा खाना मिलेगा तो हेल्थ जो है वो अच्छी होगी। इसी के साथ में जो चिल्ड्रंस है उनका जो स्कूल में जाने का, यानी कि स्कूल में नहीं जाएंगे, सोचो स्कूल में जा रहे हो और वहाँ पर मस्त तरीके का खाना मिल रहा है, तो भाई साहब आधे तो वैसे ही चले जाएंगे, है कि नहीं। मतलब सोचो आप लोग खुद, एक अच्छा खाना मिल रहा है वहाँ पर मस्त तरीके से, डेली अच्छा खाना मिल रहा है, तो मतलब जिस दिन छुट्टी होगी ना, उस दिन सोचेंगे आज तो छुट्टी होगी, आज क्या होगा, आज कैसे काम चलेगा। तो छुट्टी ये करेंगे, छुट्टी ना हो, तो ये लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। और ओवरऑल ग्रोथ भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो वैसे तो स्कीम काफ़ी अच्छी है आज के टाइम पर अगर इसको देखकर चला जाए, पर लेकिन जो मैंने बातें बताई वही चीज़ यहाँ पर बेसिकली प्रॉब्लम अभी देखने को मिली, ठीक है। ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं, ये इसके फायदे हैं कि ये स्कीम है, इसके ये फायदे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पर लेकिन अगर बात की जाए तो इसमें कई सारे नुकसान भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। पर लेकिन जब वहाँ पर अगर बात करें ना, डीएम का बच्चा जा रहा है ना एसपी का बच्चा जा रहा है, वो किसी अलग ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर कभी उसकी क्वालिटी जो है वो सुधर ही नहीं सकती। अगर सारे डीएम, चलो डीएमएसपी तो फिर भी आप लोगों को नीचे देखने को मिलेंगे, जिस एरिया में पॉलिटिशियन अगर कोई है, ये कंपलसरी प्रोविजन कर दिया जाए अगर कि इस एरिया का पॉलिटिशियन भाई साहब ये इंसान है और इस एरिया का पॉलिटिशियन ये है, तो इस एरिया में कोई भी स्कूल होगा जो भी गवर्नमेंट, उसी स्कूल में इस एरिया के पॉलिटिशियन के बच्चे पढ़ेंगे, उसकी अस्पताल में जहां पर नॉर्मल इंसान अपना इलाज करवाते हैं, पॉलिटिशियन के बच्चे जो है वो अपना इलाज करवाएंगे। तो ये सुनने में कैसा लग रहा है, मतलब एक तरीके से आप लोग ये बोलो कि सरकार की फैसिलिटी सबको चाहिए, पर लेकिन रियलिटी में जब बात आती है यहाँ पर सरकारी स्कूल सबको चाहिए पढ़ने के लिए, खासकर इंजीनियरिंग कॉलेज में आप लोग जाओ, आईआईटी सबको चाहिए, पर लेकिन रियलिटी में अगर बात करें, ये सरकारी जो स्कूल चाहिए सबको, वो 12th के बाद ही चाहिए। 12th से पहले जो यहाँ पर स्कूलों की जो व्यवस्था है उसमें कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, उस तक सब जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये काफी ज्यादा एक ऐसी दयनीय कंडीशन लगती है जो सोचने के लिए मजबूर करती है कि आखिर क्यों नहीं ये चीजें सुधारी जा सकती हैं। ये बड़ा आसान है सुधारना, पर लेकिन हम लोग इनके ऊपर काम नहीं करते हैं, तो इसके ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो कल को चल के अगर आप लोगों से कोई चैलेंज पूछने लगे तो बहुत सारे चैलेंज है यार यहाँ पर। अगर यहाँ पर बात खुद सुनो आप लोग, यहाँ पर कोई अमीर का बच्चा पढ़ेगा तो वहाँ पर अच्छी व्यवस्था नहीं रहेगी आराम से, करप्ट प्रैक्टिस वहाँ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। इसी के साथ में कास्ट बायस जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि ये ऊंची कास्ट का, ये ऊंची कास्ट का, जहाँ पर डीएम का बच्चा पढ़ रहा है, पॉलिटिशियन का बच्चा पढ़ रहा है, ऊंची कास्ट नीची कास्ट क्या रह जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी। इसी के साथ में कोविड-19 के टाइम पर नेशनल लेवल पर लॉकडाउन लगा तो भी डिसरप्ट हो गई कई सारी सर्विस, ठीक है। मेल नरिशमेंट की दिक्कत यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो कई सारे इशू चैलेंज देखने को मिल रहे हैं कि खाना खाने के बाद ही बच्चे जो हैं उनको प्रॉपर चीजें नहीं मिल पा रही है। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट अगर बात करें तो इंडिया जो है 88 कंट्री में है, जहां पर हम लोग कहीं ना कहीं जो न्यूट्रिशन का टारगेट है 2025 में मिस कर देंगे, बोला था कि यहां पर इसको अचीव कर लेंगे। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जब आप लोग जाएंगे, ये भाई साहब एक तरीके से काफी एक सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। हालांकि कुछ कमियां इंडेक्स में भी है, पर लेकिन कुछ कमियां हमारे अंदर भी है। 107 कंट्री में हमारी पोजीशन जो है वो 94 है, यानी कि 107 कंट्री में हमारी पोजीशन जब 94 है तो नीचे से टॉप कर रहे हैं आप लोग, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। यानी कि टोटल मिलाकर 13 कंट्री ऐसे हैं जिनकी कंडीशन हमसे खराब है, बाकी हमसे बढ़िया कंडीशन है आप लोग बोल सकते हैं 93 देश की। तो क्या हम लोग आज़ादी की जब बोल रहा हूं कि 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट हम लोग कर रहे हैं, उस टाइम पर भी क्या इस तरीके की बातें जब हम लोग देख रहे हैं तो कंडीशन कैसी होनी चाहिए आप लोग ये बताइए, ठीक है। तो अगर कल को डीएम बनो तो ऐसा डीएम बनो कि लोगों को लगे कि हाँ यार कोई इंसान है जो कि हमारे बारे में सोच रहा है, ठीक है। तो ये बातें हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक बड़ा ही प्यारा सा आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी आप लोगों को दूंगा जो कि आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, ओके। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बड़े ही प्यार से आप लोगों को इसको अटेम्प्ट करना है, इससे ये भी पता चलेगा कि टॉपिक कितने अच्छे से आप लोगों ने सुना है।
कई सारी एक्स्ट्रा बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। पहले वीडियो को पॉज कर कर एक बार इसको अटेम्प्ट करो, ठीक है। इससे आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। मिड डे मील स्कीम के बारे में बात की जा रही है, बोला जा रहा है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 1995 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर लॉन्च की गई। वर्ल्ड में लार्जेस्ट ये स्कूल मील प्रोग्राम आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो एजुकेशन के लिए यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। इसके अंदर में पका हुआ खाना मिलता है यहाँ पर एवरी चिल्ड्रन विद इन द एज ग्रुप 6 से लेके 14 साल के, 1 से लेके 8वीं क्लास के स्टैंडर्ड के लिए। तो आप लोगों को आंसर बताना है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या फिर नन ऑफ द अबोव। सही आंसर बताइए क्या होगा आप लोगों के हिसाब से। ध्यान रख लेना, इनकरेक्ट पूछा गया है, पता होते होते भी चीजें जो है गलत कर बैठोगे, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर, तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम बोला गया है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो स्कीम होती है जहां सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे, उसको सेंट्रल सेक्टर स्कीम बोलते हैं। पर लेकिन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम वो स्कीम होती है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मिलकर पार्टिसिपेट करती है। अब यहाँ पर पहला तो स्टेटमेंट इसीलिए गलती हो गया। दूसरी स्टेटमेंट में ये जो स्कीम है ये प्राइमरी स्कूल के लिए है, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए यहाँ पर ये स्कीम आप लोगों को नहीं देखने को मिलती है। तो यहाँ पर दूसरी स्टेटमेंट भी गलत हो गई, तो आंसर आप लोगों के सामने यहाँ पर बी हो गया। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, काफी डिटेल में यहाँ पर आप लोगों को इसका आंसर देखने को मिल जाएगा और बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी आप लोगों को बताई दी है। कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए कि क्यों ये स्कीम जो है हमारे देश के अंदर में लॉन्च की गई है। तो कैसा लगा कंप्लीट आर्टिकल, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन बैकग्राउंड के साथ में, एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी हो गई, इसी के साथ में आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी हो गया। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ो तो इस तरीके से पढ़ो कि क्या आप लोग उसमें से एमसीक्यू सोल्व कर पा रहे हो, क्या आप लोग उससे आंसर राइटिंग कर पा रहे हो। अगर हाँ तो यूपीएससी की सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करके आप लोग चल रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर जीएस पेपर 2 से आप लोगों से पूछे जाते हैं बड़ी फ्रिक्वेंटली, तो टॉपिक सही से तैयार करो, फीडबैक जरूर दे दिया करो। जैसा भी आप लोगों को लगता है आप लोग अपना प्यार जरूर दिखाया करो, वीडियो को लाइक कर कर या फिर डिसलाइक कर कर, जैसा भी आप लोगों को लेक्चर चले आप लोग बताया करो कि हाँ लेक्चर में ये कमी है, ताकि उसको इंप्रूव भी किया जा सके। ओके, ये आर्टिकल जो है ये वाटर मैनेजमेंट के बारे में है। आप लोगों को पानी जो है अपनी ज़िंदगी में मैनेज करना होता है। मैंने बोला ना कि जो जो भी आता है एटलीस्ट पानी पी के आया करो। कौन कौन रियलिटी में पानी पी कर आया, हाथ उठाना मतलब हाथ उठाना मतलब यस बोलना, ठीक है। क्योंकि यार डेली मॉर्निंग में जब आप लोग पानी पीते हो ना, आप लोगों की बॉडी जो है बड़ी हेल्दी रहती है। तो ये एक तरीके से आप लोग अपनी बॉडी को एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कराते हो। तो पानी खुद सोचो, आप लोगों की बॉडी का 70 से 75% भाग जो है वो पानी है। तो इसलिए जरूरी है पानी पीना प्रॉपर वे में मॉर्निंग में उठती है, ठीक है। अभी यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ये बात करेगा वाटर मैनेजमेंट के बारे में। तो काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इसके बारे में कई सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। और 2013 में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, ठीक है, नेशनल वाटर पॉलिसी के बारे में आप लोग यहाँ पर देखते हैं। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से कि जो ग्राउंड वाटर जो डिप्लीट हो रहा है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की गई, क्या जरूरत है वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बात की जा रही है। 2019 में भी अगले साल ही फिर क्वेश्चन पूछ लिया कि वाटर स्ट्रेस के बारे में यहाँ पर पूछ लिया गया। ये सारे क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछे गए, तो इसका मतलब ये कि पानी की समस्या रियलिटी में है। यूपीएससी अपने कैंडिडेट को बताना चाह रही है कि भाई साहब पानी की प्रॉब्लम है, इसके ऊपर काम करना चाहिए, और अगर काम नहीं करोगे तो ये समस्या बहुत ही विकराल रूप लेने वाली है। तो डाउन टू अर्थ मैगजीन के द्वारा कवर किया गया, और यहाँ पर ये इन्वायरमेंट के अंदर भी, और इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा जीएस पेपर 3 के। और मैं तो बोलूंगा कि एक तरीके से यहाँ पर ये जीएस पेपर 2 में कैसे मैनेज करना है उसके बारे में भी आप लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं। अभी फिलहाल पानी जो है उसके बारे में बात करें तो जो खासकर सिटीज के अंदर अगर आप लोग बात करोगे, आजकल लोगों की संख्या जो है वो तेजी से बढ़ती जा रही है, डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है। तो उसके चलते लोगों की जो एक तरीके से ना जो शहरों की तरफ को जो एक तरीके से आवाभगत जो हो रही है, क्योंकि शहर में जो है फैसिलिटी बहुत मिलती है। तो जहां पर आप लोग देखोगे पहले जहां पर आप लोगों को बहुत कम लोग देखने को मिलते थे, आज के दिन में खूब पब्लिक आप लोगों को सिटीज में देखने को मिलती है। यानी कि गांव के लोग जो हैं वो शहरों में जा रहे हैं, तो शहरों में जा रहे हैं तो शहरों में पानी की जो खपत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है आज की डेट में। पर लेकिन वहां तक पानी पहुंचाना ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ी टास्क है, और काफ़ी टफ टास्क भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इसलिए ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है अर्बन एरिया में कि पानी जो है वो प्रॉपर वे में नहीं मिल पाता है, और जहां पर थोड़ा बहुत पानी है उसकी वाटर टेबल काफ़ी नीचे चली गई है। वाटर टेबल मतलब जमीन के अंदर से जब हम लोग पानी निकालते हैं ना, नल लगाकर या ट्यूबवेल लगाकर या समरसेबल लगाकर, तो ये वाटर टेबल से पानी निकाल के लेकर आता है कि कहाँ पर पानी है जमीन के अंदर में। तो ये जो पानी होता है उसको हम लोग बाहर निकाल रहे हैं। पर लेकिन ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर अलग अलग तरीके कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कहीं रोड बना रहे हैं, कहीं कंक्रीट पत्थर हम लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, कहीं डैम बना दिया, उसकी वजह से पानी जो बरसता है वो जमीन के अंदर उतना पानी जा नहीं पाता है, यानी कि रिचार्ज हो नहीं पाता है और निकाले जा रहे हैं। तो ये कंडीशन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती जा रही है। ये बिल्कुल ऐसे है कि पेड़ काटे जा रहे हैं और पेड़ लगा नहीं रहे हैं।
तो इसका मतलब क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि पेड़ों की संख्या जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो बैलेंस बनाना जिंदगी में भी और खासकर पृथ्वी पे भी काफी ज्यादा जरूरी है। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारे सामने निकल कर आते हैं कि वो सस्टेन चीजों के बारे में बात करते हैं। उसका मतलब ये होता है कि जो आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो वो इस तरीके से इस्तेमाल करो कि आने वाली जनरेशन के लिए भी कम से कम कुछ बचा रह जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोगों को ये याद होनी चाहिए, जब आप लोग यहां पर खासकर अगर बात करें स्टेट पीसीएस का एग्जाम आप लोगों ने दिया, वहां पर भी कई सारे आप लोगों से मैच करने के लिए आ जाता है और उसके ऊपर पूरी वीडियो बना रखी है, सर्च कर लेना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बाय वीर। ट्रिक्स भी थोड़ी सी आप लोगों को बता रखी है जो आप लोगों ने शेयर की थी उसमें, जो कि आप लोग याद कैसे रख पाएंगे। तो काफी सारे बच्चे उसको देख चुके हैं, आप लोग जरूर देखना, बहुत फायदा पहुंचाएगी। खासकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 जो कि क्लाइमेट एक्शन के बारे में बात करते हैं, और ये तो बिल्कुल डायरेक्ट आप लोगों का 14 जो गोल है ये लाइफ बिलो वाटर, और इसी के साथ में लाइफ ऑन लैंड यानी कि जमीन के अंदर, सॉरी जमीन के ऊपर जो जिंदगी और पानी के अंदर जिंदगी। तो ये खासकर 14 गोल तो डायरेक्ट आप लोगों का पानी के साथ में कनेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं पानी जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है सरवाइव करने के लिए। आप लोग खुद सोचिए इस पृथ्वी पर जीवन इसलिए संभव है क्योंकि यहां पर पानी है। और कभी कभी हंसी आती है इस चीज को देखकर मुझे कि जिसकी वजह से हमारा अस्तित्व है हमको उसी को प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है। यानी कि बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं उसी दुनिया को हम लोग बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा भी गॉड फादर करके, गॉड फादर या फिर हाँ सद गॉड फादर करके मूवी, या फिर कोई मूवी आ रही है, गॉड फादर नहीं, अजय देवगन का वो ट्रेलर नहीं है, उसमें अजय देवगन सिद्धार्थ मल्होत्रा है, उसमें बोलता नहीं है डायलॉग जो अजय देवगन बोलता है कि भगवान से डरते तो सब हैं लोग आज के डेट में, पर भगवान की मानता कोई नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसा कुछ करके डायलॉग है। तो वो चीज़ मुझे एक चीज़ फील करा रही है कि ये बिल्कुल ऐसे जैसे पेरेंट्स आप लोगों को बोलते रहते हैं ना कि बेटा ये काम गलत है, इसको मत करना। आप लोगों को लगता है क्यूरियोसिटी उसके अंदर कि यार क्यों बोलते हैं, कुछ ना कुछ है इसके अंदर, ये जरूर करके देखेंगे। तो वो टेंडेंसी होती है इंसान की, और वो अक्सर जो है वो कहीं ना कहीं इंसान को गलत समस्या में डाल देती है फिर। और यही काम हम लोग पानी के साथ में कर रहे हैं। हम लोग अपने काम को निकालने के लिए अक्सर वो खेती लगा रहे हैं, और खासकर जिसमें काफी ज्यादा पानी की खपत होती है। और उनकी भी गलती नहीं है लगाने वालों की, गवर्नमेंट खुद उसके ऊपर एमएसपी दे रही है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि गवर्नमेंट कह रही है खेती करो तुम खेतों में, हम आराम से खरीद लेंगे। तो वहां पर भी दिक्कत देखने को मिलती है। उन खेतों में वो खेती की जा रही है जहां पर पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो काफी कम है। तो ये कई सारी इश्यूज आप लोगों को खेतों में देखने को मिलेंगे। तो इसके ऊपर काम करना काफी जरूरी है। सबसे पहले तो ये काफी इंटरेस्टिंग मुझे आइडिया लगे, आप लोगों ने शायद सुना नहीं होगा कि अक्सर खेतों में जब पानी भरा जाए वो रात के टाइम भरा जाए तो ज्यादा बेटर रहता है, मतलब एक तरीके से इवनिंग में। क्यों? क्योंकि अगर मॉर्निंग में किसी खेत में आप लोगों ने पानी भर दिया तो पूरी दोपहर में कड़ाके की गर्मी पड़ने वाली है, मैक्सिमम पानी जो है वो आप लोगों को बेसिकली क्या होगा, वो उड़ता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि अक्सर शाम को मेरे जो ताऊ जी थे वो खेतों में बेसिकली जाया करते थे शाम को, एक तरीके से नहीं कि शाम को आज खेतों में पानी चल रहा है तो आज शाम को वहीं पे रहेंगे, ठीक है, कि जल्दी जल्दी खाना दे देना। कई बार ऐसा भी होता है, खासकर जब गेहूं कटते हैं, जब एक तरीके से रात को रुकना पड़ता है खेतों में, तो उस टाइम पर देखा होगा गेहूं कट गए, अब खेते में खेत की पड़े एक शब्द यूज किया था, थोड़ा सा लोकल शब्द आ रहा कि खेत की पढ़ाई करनी है। ठीक है, मतलब एक तरीके से खेत में पानी भरना है, उसके बाद में जब थोड़ा सूखेगा तो फिर उसमें खाद बाद डालकर मतलब ट्रैक्टर वेक्टर अपना चलाया जाएगा, फिर उसमें आगे चलकर गन्ना वन्ना जो भी उगाना है वो उगाया जाएगा। तो पैटर्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक दूसरे यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स वो हैं जो बता रहे हैं कि कैसे पानी को आप लोग सेव कर सकते हैं। ठीक है, मिलकर एक पॉन्ड बना लेना, इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है अपना खुद का भी घर पे बना सकते हैं, खेतों में बना सकते हैं, मिलकर सब लोग कर सकते हैं काम। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वाटर को मैनेज करने की बात की जा रही है। आप लोग भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। अपने घरों में आप लोग देखते हैं, खासकर जब भी कोई टोटी खुली हुई है तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग नहा रहे हैं तो पानी कितना यूज करना है। अक्सर अगर नहाना है तो सबसे एक शानदार तरीका आप लोग देख सकते हैं, बाल्टी में नहाओ। ठीक है, उसमें क्या रहेगा कि आप लोग को पानी कितना यूज करना है वो आप लोग कर पाओगे। या फिर शावर में अगर नहाते हो तो ये नहीं कि शावर चले जा रहा है बस पानी निकले जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग उस तरीके से देखो ताकि पानी जो है वो कम से कम अब एक तरीके से वेस्ट ना हो। ऐसा भी नहीं कि बॉडी पर एक तरीके से आप लोग प्रॉपर नहा नहीं रहे, बॉडी पर मैल चढ़ा हुआ है। ठीक है, वो भी साफ करना है, पानी बचाने के चक्कर में ऐसे नहीं नहाना छोड़ दो। ठीक है, तो नहाना भी है पर लेकिन पानी को ऐसा नहीं कि बर्बाद करना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है तो उसको सोर्स की तरीके से समझना है। फ्री में है इसका मतलब ये नहीं कि वो रियलिटी में फ्री में है, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी कितनी खतरनाक यहाँ पर होने वाली है। तो उसी के मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। बोला जा रहा है कि लगभग 35% इंडियन पॉपुलेशन आज की डेट में नहीं बल्कि 2000 मतलब 20 में, यानी कि लगभग 2 साल पहले 35% लोग हमारे शहरों में रहते हैं। और ये 35% जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं
ये बात की जा रही है 2050 तक 35 गुना 2 यानी कि 70% होने वाले हैं। यानी कि 2050 तक गांव में ओनली 30% लोग रहेंगे, 70% लोग जो हैं वो आप लोगों को सिटी में रहते हुए नजर आएंगे। आप लोगों को क्या लग रहा है, ये सही है, राइट या फिर रॉन्ग? आप लोग इसके बारे में अपना क्या राय बताओगे, बताओ, मतलब सही है या फिर गलत है ये जो डेटा यहां पर निकल कर आ रहा है। तो इसी के बारे में बात की जा रही है कि अभी जो रिक्वायरमेंट पानी की है शहरों में, उसी की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। जब ये रिक्वायरमेंट डबल पड़ेगी तब कैसे काम कर पाओगे? तो इसलिए यहां पर जरूरी है कि ग्राउंड वाटर जो भी यहां पर एक तरीके से पोल्यूट होते जा रहे हैं, कॉन्टेमिनेटेड होते जा रहे हैं, उनके ऊपर जो बर्डन पड़ रहा है वो देखना पड़ेगा। तो ये एक्सेस सप्लाई कहां से निकाल कर लेकर आओगे? ऊपर से पेड़ पौधे काटते जा रहे हो तो कैसे काम चलेगा? तो कहने का मतलब यहां पर ये हमको अपनी आदतें सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि धरती के ऊपर जितना पानी है वो उतना ही रहने वाली है। अब उसको हम लोग पोल्यूट कर दें तो हम लोग अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो हो गई ना ये बात एक तरीके से, मतलब पानी नहीं बढ़ने वाला है, हमारे देश का जितना एरिया है वो नहीं बढ़ने वाला है, उसी में हम लोगों को रहना है। हमारा जो बेसिकली एक तरीके से जो एग्रीकल्चर की लैंड है वो आगे आने वाले टाइम में बोला जा रहा है कि बढ़ती हुई नजर आएगी। क्यों? क्योंकि और ज्यादा फॉरेस्ट हम लोगों को काटने पड़ेंगे, वहां पर ज्यादा खाना उगाने के लिए ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। खासकर अगर आप लोगों ने एक डायलॉग सुना है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, वो तो बिल्कुल श्योरिटी है, कोई ना कोई सॉल्यूशन खोज लेंगे। जैसे अभी अब तक हम लोग क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल के ऊपर डिपेंडेंट थे, अभी हम लोगों ने सोलर एनर्जी खोज लिया, विंड एनर्जी खोज लिया, जो कि काफ़ी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इन्वायरमेंट पर कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। पर लेकिन टाइम रहते रहते कितना हम लोग खोज पाते हैं वो हम लोग को देखना पड़ेगा, क्योंकि दिक्कतें बहुत सारी निकल कर आती हैं। कुछ लोग तो समझ लेते हैं कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ठीक है यार सेव कर लेते हैं, पर कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। तो इंटीग्रेटेड अर्बन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत यहां पर पड़ेगी, इस सारे सिस्टम को बेसिकली सही डायरेक्शन में लेकर चलने के लिए। इसका मतलब क्या है, कितना पानी सप्लाई हो रहा है, कितना पानी सही से लेकर चल रहे हैं, कितना पानी रिसाइकिल किया जा रहा है। ये काफी बड़ी बात आप लोगों को देखने को मिलेगी कि पानी को रिसाइकिल नहीं करते हैं, जो पानी नाली में गया तो नाली में गया, तो वो आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो अर्बन प्लानिंग जो है वो ढंग से करनी पड़ेगी। किस तरीके से आप लोग जो एक तरीके से बात नहीं करें, एक तरीके से इंटीग्रेटेड ऑफ जो अर्बन प्लानिंग जो इंटीग्रेशन ऑफ द लैंड एंड द वाटर मैनेजमेंट, वो सारा सिस्टम आप लोगों को लेकर चलना पड़ेगा। प्रॉपर कानून यहां पर बनाने पड़ेंगे, कैसे वाटर सप्लाई हो रही है, कैसे साफ सफाई, कैसे सॉलिड वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं, कैसे ड्रेनेज सिस्टम आप लोग लेकर चल रहे हैं। क्योंकि आधे से ज्यादा सिटी बेंगलोर भाई साहब डूब गया। अर्बन प्लानिंग हमारी कैसी हो रही है आप लोग, अर्बन प्लानिंग बेंगलोर एक आईटी सिटी, आईटी हब माना जाता है हमारे देश का, पानी में डूब गया भाई साहब वो, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर खबर बन गया, क्योंकि बहुत लार्ज स्केल पर यहां से हमारी कंट्री से जो सॉफ्टवेयर है वो बाहर सप्लाई होते हैं। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ कितना आप लोग दे पा रहे हो लोगों को, तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में बात की जाती है इंटरनेशनल लेवल तक का। अगर हम लोग इन चीजों में फेल होते हैं तो लोग हमारी मजाक उड़ाते हैं कि ये देखो, ये कहते हैं हमको अपने आप को कि हम लोग वर्ल्ड पावर बनेंगे, अपने लोगों को पानी तो प्रॉपर पिला नहीं रहे हैं, अपने लोगों को रहने की जगह तो प्रॉपर दे नहीं पा रहे हैं, ये विश्व गुरु बनेंगे। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो अप्रोच क्या लेकर चलनी है, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, ठीक है। कितना वाटर हम लोग सेव कर सकते हैं वो देखना पड़ेगा, रिसोर्सेज हमारे पास में कितने हैं वो देखना पड़ेगा, और कैसे हम लोग अलग अलग सिटीज को सही से मैनेज कर सकते हैं प्रायोरिटी बेसिस पर, जो यहाँ पर जहां पर क्राइसिस ज्यादा आ रहे हैं वो हम लोग को देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी, और इसी से रिलेटेड जो भी चैलेंज है आप लोगों को पता है कि लोग जो गांव से शहरों में जा रहे हैं वो तो रुकने वाले हैं नहीं, ठीक है। अब शहरों को कैसे आप लोगों को मैनेज करना है वो आप लोगों को यहां पर समझना पड़ेगा। वेस्ट मैनेज, अगर कहीं पानी भर गया है, आप लोग सोचो वहां पर उसमें पानी में पन्नियां तैर रही हैं वहां पर, ठीक है, और पता नहीं क्या क्या गंदगी वहां पर देखने को मिलेगी, तो बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कितना काम कर रहा है वो देखना पड़ेगा, क्या वो उस पानी का जो बर्बादी हो रही है उसको ढंग से ट्रीट कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए भी एक रिस्क बन जाता है जब ऐसी चीजें आप लोगों के सामने निकल कर आती है। पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, इसी के साथ में आप लोगों को ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर, ये आज की डेट में इतना ज्यादा पानी हम लोग निकालने लगे हैं कि आने वाले टाइम में भाई साहब पानी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हम तो बोलते हैं यार समुद्र में इतना पानी है, पीने लायक पानी नहीं है, कभी समुद्र में जाकर नहाना पता चलेगा। तो उसको प्रॉपर क्लियर करने के लिए भी आप लोगों को सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, पर लेकिन आदतें सुधारनी पड़ेगी यहाँ पर। तो वो सारी बातें यहाँ पर बताई गई है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या गवर्नमेंट कुछ काम नहीं कर रही है, हाथ पे हाथ धरे बैठी है? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है यार, गवर्नमेंट हमेशा काम करती है, पर लेकिन गवर्नमेंट के करने से नहीं होता है, हमको भी करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने तो बोल दिया था कि सब अपने अपने इंजेक्शन लगवा के आ जाना वैक्सीन के, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि आज तक भी इंजेक्शन नहीं लगवाए, वैक्सीनेशन नहीं लिए कईयों ने, समझ रहे आप लोग। मतलब गवर्नमेंट यही तो कर सकते हैं ना कि आप लोगों को वैक्सीनेशन दे दे। अब मुझे देखो, मैं लेक्चर को अपलोड तो कर सकता हूं, अब मैं आप लोगों को पकड़ के बैठा तो नहीं सकता कि लेक्चर पूरा देख के आप लोगों को जाना है।
अब जिसको लगता है कि हाँ यार एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, जो रियलिटी में सीरियस है पढ़ाई के लिए, वो तो पूरा देख कर जाएगा अपना शुरू से लेके एंड तक का, और बाद में बैठ के थोड़ा सा टाइम देगा प्रॉपर, अपना थोड़ा सा रिवीजन भी करेगा। पर लेकिन जिसको लग रहा है कि हाँ ठीक है चल रही है जिंदगी, जरूरत ही नहीं है, एक बात बताऊं आप लोगों को, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर आप लोग की आवश्यकताओं की पूर्ति जो है आप लोग के घर वालों के पैसों से हो रही है और आप लोग उसको इंजॉय भी कर रहे हैं साथ साथ में। मुझे आज भी याद है, मतलब जब भी कोई एग्जाम निकलता था ना, जैसे प्रीलिम्स निकल गया, मेंस देना है, उस टाइम पर मुझे ये लगता था कि अब यहाँ पर अगर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, कुछ करना है, तो घर वालों से पैसे लेने पड़ेंगे। वो चीज़ भी मुझे खलती थी, समझ रहे हैं आप लोग। ये चीज़ जब तक आप लोग अंदर से फील करना स्टार्ट नहीं करेंगे ना कि घर वाले आप लोगों के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, तो आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस रिसोर्सेज को ढंग से आप लोग यूटिलाइज करना सीखो। तो यही चीजें आप लोगों को नेचर के साथ में करनी पड़ेगी। नेचर ने जो चीजें हम लोग को दे रखी है उसको ढंग से यूटिलाइज हम लोग को करना है, और सेम पैटर्न गवर्नमेंट के साथ में करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स बना रखी है उनको ढंग से हम लोग को एंजॉय करना है। स्वच्छ भारत मिशन मोदी जी ने तो लॉन्च कर दिया, क्या हम लोग उसको कर पा रहे हैं? अपना घर साफ रख के बाहर कचरा फेंक दे रहे हैं, क्या बाहर साफ रख पा रहे हैं हम लोग? तो जल जीवन मिशन, ये कितने सारे मिशन लॉन्च कर रखे हैं। नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 की है, डिस्कस कर रहा हूं मैं बैठा हुआ 2022 में, कितनी इंप्लीमेंट कर ली हम लोगों ने, वो दिक्कतें हैं। प्रधानमंत्री कृषि जो सिंचाई योजना है उसमें देख लो, ये बोला जाता है कि आप लोगों को पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि बूंद बूंद कर हम लोग को पानी को ढंग से यूटिलाइज करना है। जल शक्ति अभियान चला लिया, किस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अटल भूजल योजना हो गई, ये देख सकते हैं आप लोग, सुजलम 2.0, ये सारी, ये आप लोगों के सामने अमृत जो यहाँ पर सरोवर मिशन, ये सारे अभी तालाब को भी रिजुवनेट करने की बात की जा रही है। आप लोगों को याद है ना, एक आर्टिकल में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से। तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने निकल कर आ रही है, पर लेकिन हम लोग जो है अपने लेवल पर काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी सिस्टम जो है हम लोग जब तक इंप्लीमेंट नहीं करेंगे काम आगे नहीं चलेगा। तो वाटर को मैनेज करना पड़ेगा किससे? इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू, तभी जाकर सिचुएशन यहां पर सुधरती हुई नजर आएगी। प्रॉब्लम को देखो क्या क्या सॉल्यूशन निकल सकते हैं। सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम ही पहले आइडेंटिफाई कर लो कि कितना हम लोग प्रॉब्लम निकाल के प्रॉब्लम को देख पा रहे हैं। जब तक यही समझ में आएगा प्रॉब्लम क्या है तो सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे। तो इसलिए जरूरी है यहाँ पर पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। उसी के ऊपर यहाँ पर बातें की जा रही है। तो ये जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं, अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों को याद होगा मैंने आर्टिकल डिस्कस किया था, याद आ रहा है वो जो वाटर टेबल के ऊपर आर्टिकल डिस्कस किया था, देख लेना, 2-4 दिन पहले का ही आर्टिकल है, प्रॉपर डिटेल में डिस्कस किया था। ये ऐसे चीजें आप लोगों से आगे पूछी जा सकती है, और जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, जैसे अभी ये 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पर दे दिए, ठीक है। अब ये 3 क्वेश्चन में ये बिल्कुल नहीं है जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया बस वही आप लोगों को लिखना है, नहीं। आप लोगों को जो भी लगता है इंपॉर्टेंट चीज है वो आप लोग यहाँ पर आसानी से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया, कोई कोटेशन आ गया आप लोग, या तो वो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोगों को एक प्रॉपर आंसर का फ्रेम बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर ओनली 7 मिनट है। और फिर से बोलूंगा, माँ के पेट से कोई सीख के आता नहीं है। आप लोग जब इसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, मैं आप लोगों को यकीन कैसे दिलाऊं, मतलब मुझे खुद यकीन नहीं होता है। जो लिख रहे हैं ना रेगुलर, उनके आंसर देखना आप लोग एक बार जाकर, जो रेगुलर आंसर लिख रहा है। क्वेश्चन है यहाँ पर, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बात की जा रही है करेक्ट स्टेटमेंट बताओ कि कौन से यहाँ पर कंजर्वेशन रिलेटेड इनिशिएटिव है गवर्नमेंट को। तो प्रधानमंत्री जो यहाँ पर सिंचाई ये योजना हो गई, इसी के साथ में जल शक्ति अभियान हो गया, ठीक है, यहाँ पर सुजलम हो गया, इसी के साथ में अमृत सरोवर मिशन हो गया। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो सारी की सारी अभी डिटेल में डिस्कस की मैंने, तो वीडियो को पॉज कर आंसर बताओ, क्या है आंसर? डी सही है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाते हैं बड़ी फ्रिक्वेंटली। अब जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक प्रोग्राम पढ़ाया है, इंटीग्रेटेड जो वाटर सेट डेवलपमेंट, अगर प्रोग्राम के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये प्रोग्राम को अगर आप लोग सुनोगे तो यहाँ पर बात की जा रही है कि कैसे आप लोग यहाँ पर जो बेसिकली एक तरीके से जो जल के प्रति जो यहाँ पर डेवलपमेंट है, खासकर एक ऐसे एरिया में जहाँ पर ज़्यादातर एक तरीके से ना, जहाँ एक वाटर साइड एरिया है जहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती है, तो उसके लिए क्या क्या सिस्टम यहाँ पर है। तो अगर आप लोग देखोगे, बात की जा रही है कि लिंक द कंट्री पेरेनियल रिवर विद द सीजनल रिवर, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस प्रोग्राम के तहत नहीं आता है। अगर ये अकेली स्टेटमेंट आप लोगों को पता है, दूसरी जो यहाँ पर नहीं होगी, तो आप लोग ऐसे देखा करो। बाकी भले ही आप लोगों को कोई पता है, पूरे क्वेश्चन में नहीं पता है, ये एग्जाम में यूपीएससी में ये बात ध्यान रखना, मैं आप लोगों को फिर बोल रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन पता नहीं है ना, फिर भी शांति में दिमाग को शांत रखते हुए सारी स्टेटमेंट पढ़ना। आप लोगों को कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट मिल जाएगी जो आप लोगों को पता होगी, और हो सकता है कि वो उस क्वेश्चन के साथ में मेल ना खा रही हो, और आप लोग 2 नंबर आसानी से निकाल कर लेकर आओ। एक एक नंबर आप लोग को चोरी करना है, चोरी नहीं करना मतलब मेहनत से समझना है, ठीक है। चोरी करना शब्द थोड़ा गलत हो जाता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये देखो, 2013 में पूछ लिया। बोला जा रहा है कि जो पानी आप लोग देखते हैं कि जो ऑन द प्लैनेट अर्थ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर एग्जिस्ट एज आइस कैप्स, इसी के साथ में ग्लेशियर। तो बात की जा रही है आउट ऑफ द रिमेनिंग जो फ्रेश वाटर है यहाँ पर लार्जेस्ट पोर्शन जो है वो कहां पर पाया जाता है। तो ये एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का सीधा सीधा यहां से निकल गया। डिटेल में पढ़ाया था ना उस दिन भी आप लोगों को, आज भी आप लोगों के सामने यहाँ पर ये, तो आंसर इसका सी हो गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं यार।
आंसर राइटिंग भी जरूर करना यार। मैं आशा करता हूं कि जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है वो भी पार्टिसिपेट करो। अगर सीरियस कैंडिडेट हो तो जरूर करना, ठीक है। और अगर तफरी लेने आए हो, मजा लेने आए हो, तो फिर करते रहो यार। फिर मैं क्या, फिर तो ऊपर वाला भी नहीं सुधार पाएगा, ठीक है। तो इसलिए जरूर थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना, ओके। तो कंप्लीट ढंग से डिस्कस करो और अच्छी चीज़ों को एंजॉय करो। पृथ्वी मिसाइल के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। यहाँ पर थोड़ा सा और ओवरव्यू आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा और कुछ आप लोगों का थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। पृथ्वी किसके द्वारा डेवलप की गई? डीआरडीओ के द्वारा। ये वो वाली पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं। ये पृथ्वी मिसाइल के बारे में है। ये एपीजे अब्दुल कलाम सर जी की पृथ्वी है, ठीक है। शानदार तरीके से जिनके द्वारा डिज़ाइन की गई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मिसाइल। तो ये जो मिसाइल है यहाँ पर अभी हमारी कंट्री में डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर देखने को मिली, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड के बारे में मैंने बात की थी। 350 रेंज है और 500 से लेकर 1000 किलोग्राम का जो इसके ऊपर वेट लेकर इसको उड़ाया जा सकता है। ये कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि काफ़ी एक शानदार एडवांस, ये यहाँ पर एक तरीके से ऐसी मिसाइल है जो कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जो टारगेट सेट कर उसको छोड़ा जा सकता है आसानी से, ठीक है। तो स्ट्राइक, सेट टारगेट और फायर कर दो और बोल दो गो बेबी गो। वो नहीं बोलता है उसमें, कौन सी मूवी है वो, उसके सलमान खान के पीछे बोल देता है गो बेबी गो, गोविंदा वाली मूवी है, वो मिसाइल उसके पीछे भागती है, ठीक है। तो पृथ्वी जो है वो डेवलप की गई डीआरडीओ के द्वारा। किसके अंदर? ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोग्राम है यहाँ पर, जो कि डीआरडीओ के जो द्वारा डेवलप की गई। यहाँ पर इस प्रोग्राम के तहत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर के द्वारा ये डेवलप किया गया था। ये पर्टिकुलर प्रोग्राम किस साल में स्टार्ट किया गया था ये आप लोगों को बताना है। कई सारी मिसाइलें इसके अंदर में, अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाग, तो ये सारे कारनामे जो हैं एपीजे अब्दुल कलाम सर के हैं, जो कि आज के डेट में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इनके नाम पर एक आइलैंड का नाम चेंज कर अभी रखा गया था एक राज्य के अंदर में। उस आइलैंड का पहला नाम क्या था और किस राज्य के बारे में आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। देखता हूँ कौन से आंसर देता है। किस किस ने, एक मूवी है जिसका नाम है बी सकल, एक मूवी है जो साउथ इंडिया की है, BSHAKL। यूट्यूब पर भी आप लोगों को मिल जाएगी और वो मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर की थी, वहाँ भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। ये एक ऐसी मूवी है जो कि यहाँ पर फूड में जो भी पोल्यूशन देखने को मिलता है, फूड इंडस्ट्री में जो स्कैम होते हैं, उसके ऊपर ये मूवी बनाई गई है। उस मूवी को देखकर आप लोग हैरान हो जाओगे। जो भी आसपास की खाना आप लोग खाते हो उसमें जो मिलावट रहती है उसके बारे में बात की जा रही है। खुद हमारी कंट्री में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको आप लोग FSSAI बोलते हो, इसने खुद ने अपने आप भी कुछ कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो कि आप लोगों की आंखें खोलने के लिए काफ़ी होंगी, कि जो भी हमारे पास में सप्लीमेंट्री जो एक तरीके से खाने पीने का जो सामान, जो खाने पीने का जो चीज़ें देखने को मिलती है, 15% जो है वो सब स्टैंडर्ड है। सब स्टैंडर्ड वर्ड थोड़ा सा एक ऐसा लगता है सुनने में कि हाँ कुछ होगा, पर इन रियलिटी बोला है कि 15% ऐसी हैं जो कि खाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। सब स्टैंडर्ड तो खुद बोल दिया इसने। और गवर्नमेंट अगर कोई डेटा प्रोवाइड करा रही है तो इसका मतलब ये होता है कि उससे कहीं ज़्यादा ही होती हैं चीज़ें, गवर्नमेंट तक आधा डेटा प्रॉपर वे में पहुंच नहीं पाता है। तो ये खुद FSSAI बोल रही है यहाँ पर। FSSAI क्यों बोल रहा हूँ गवर्नमेंट की? क्योंकि यहाँ पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी का मतलब ये होता है कि वो पार्लियामेंट में कानून पास करके बनाई गई है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। तो इसका मतलब ये गवर्नमेंट की एजेंसी है। और यहाँ पर ये एजेंसी के बारे में आप लोगों से बातें कर रहा हूँ कि इसने खुद ने बोला है कि 15% तो ऐसा खाना है जो कि खा नहीं पाओगे आप लोग, ऐसे जो यहाँ पर डाइटरी जो सप्लीमेंट्स हैं जिनके ऊपर फोकस देने की जरूरत है। यहाँ पर ये जो बॉडी है ये बनाई गई थी बेसिकली 5 सितंबर 2008 में। दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। आप लोगों को ये बताना है कि आज की डेट में इसके जो हेड कौन है, इस पर्टिकुलर जो एक इसके जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। मूवी किस किस ने देखी है वो जरूर बताना। नेशनल सेंटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड क्वालिटी इन कोलकाता, इसका नाम चेंज कर दिया गया है, रीनेम एज ए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन अगर पूछा है तो इस इंस्टीट्यूशन का नाम अभी रिसेंटली चेंज किया गया है, ठीक है। स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक, इसी के साथ में वाटरवेज और कम्युनिकेशन, ये इनोग्रेट किया गया अगरतला। अगरतला कहाँ पर है देखता हूँ कौन कौन बताता है। चलिए बताओ कि अगरतला क्या किसी नॉर्थ ईस्ट के राज्य की राजधानी है, यानी कि कैपिटल है, यस या फिर नो। चलो आप लोग ऐसा करो कि नॉर्थ ईस्ट के जो सारे राज्य हैं उनकी राज्य का नाम और उसकी राजधानी जो है मैच कर बताओ। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कई बार पढ़ते पढ़ते हम लोग छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, तो सोचा कि थोड़ा सा आप लोग को याद दिला दो, ठीक है। अगरतला तो त्रिपुरा में है, बाकी की आप लोग बताना है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है हमारे देश के अंदर में, जो रिसेंटली कोविड-19 के चलते बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है न्यूज़। ये बेसिकली ये स्कीम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है जो कि फूड सिक्योरिटी के बारे में यहाँ पर बात करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर स्कीम है, इसका नाम जो है इसको बेसिकली हैज़ बीन नेम्ड एज अ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, तो ये एक इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम है हमारे देश में, जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया है यहाँ पर 3 न्यू नेशनल लेवल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ताकि प्रमोट किया जा सके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, सीड्स जो बीज होते हैं और एक्सपोर्ट वगैरह, उसके ऊपर फोकस किया गया है। सेंटर के द्वारा क्लियर किया गया यहाँ पर 2600 करोड़ रुपए का जो रुपये डेबिट कार्ड और जो भीम ट्रांजेक्शन है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। इंटरनेट ऑनलाइन के थ्रू जो व्यापार हो रहे हैं वो नेक्स्ट लेवल के आप लोगों को आज के डेट में देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से कई सारी कंपनी यूनिकॉर्न बन गई है और बहुत सारे लोगों को जॉब भी प्रोवाइड कराती है। तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट की ही जॉब रह गई है, आज के डेट में बहुत सारी ऐसी जॉब देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही अच्छे से हमारी सोसाइटी में सामने निकल कर आ रही है। बस आप लोग के अंदर में एक स्किल होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, कन्फ्यूज आना नहीं है। रिपोर्ट जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनता है, पूछ लेंगे कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रस्तुत की गई है और इसमें ये बोल दिया गया कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, डिजिटली जो इनइक्वलिटी, ये रिस्क यहाँ पर बताए गए हैं इंडिया के अंदर में। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो कई बार बढ़ती हुई नजर आती है। ठीक है, डिजिटली इनइक्वलिटी तो बहुत बड़ी है, आप लोग खुद गाँव में ही देख लो कि एक इंसान जो है, जो लड़का है उसके पास में प्रॉपर फ़ोन मिलेगा, लड़कियों के पास में आप लोगों को नॉर्मली फ़ोन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो कई सारी ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से इनइक्वलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती नजर आती है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, बात की जा रही है मेटा पार्टनर विद फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन, ताकि यहाँ पर स्किल वगैरह को इनकी और बढ़ाई जा सके। ठीक है, इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 6.8 है नेक्स्ट फिस्कल ईयर के लिए, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था यहाँ पर 6.9 इन करंट ईयर। वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पर लेटेस्ट इकोनॉमिक ये ऐसे डेटा है, इनको ज़्यादा रटना नहीं है क्योंकि ये आप लोगों को यहाँ पर साल के अंदर ही लगभग 2 बार आप लोगों को रिपीट होती नजर आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको आप लोग इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि कई बार कई सारे क्वेश्चन पूछ ले आते हैं कि अभी ये बता रहे हैं, कल को फिर कुछ और बताएंगे, तो ये ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, इंडिया का जो नेक्स्ट डायरेक्ट टैक्स को जो कलेक्शन है यहाँ पर वो 12.31 लाख करोड़ जो है, ये अभी यहाँ पर डेटा सामने निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो किससे लेट है, जनवरी 10 एट यहाँ पर बोला जा रहा है कि एटमोस्ट 87% जो टारगेट था 2022-23 का, तो उसके हिसाब से भी यहाँ पर देखो तो उससे ऊपर आप लोगों को देखने को मिल रहा है जो टैक्स कलेक्शन है। ठीक है, तो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है 12.31 लाख करोड़ एज जनवरी 10, तो ये एस्टिमेशन यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, यूके जापान मिलकर जो है वो लंगोटिया यार बन रहे हैं, कोऑपरेशन कर रहे हैं। आज की डेट में देखो डिफेंस के फील्ड में तो क्या एजेंडा निकल कर आता है। युगांडा डिक्लेयर किया गया, एंड हो गया कि अब इबोला का, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन सा ऐसा देश है जिसने अभी इबोला का एंड कर दिया है, तो ये युगांडा देखने को मिलेगा। रसिया ने सेंड किया है बेसिकली रेस्क्यू कैप्सूल रेस्क्यू करने के लिए थ्रू करू जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में यहाँ पर कई सारी, क्योंकि अभी यहाँ पर जो मेट्रोइड्स है उसकी वजह से डैमेज हुआ स्पेस क्राफ्ट, उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिली। तो ये एक अच्छी खबर बोल सकते हैं कि जान बच गई, वरना स्वाहा हो जाता। ठीक है, तो ये कंडीशन रहती है कई बार कि हाँ ठीक है कि जान बच जाए किस तरीके से। क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को पढ़ने आंसर देते हैं, देखते हैं कौन कौन से ये आंसर देता है। पहला यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एक योजना है, स्कीम है जिसको स्वदेश दर्शन बोलते हैं, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ाया था मैंने। अभी क्वेश्चन है यहाँ पर कुमारकोम और बेपोर। ठीक है, तो कुमारकोम और बेपोर जो है वो सेलेक्ट किए गए थे, इसके तहत किस स्टेट के अंदर से निकल कर आते हैं, गुजरात, केरला, हिमाचल प्रदेश या फिर हरियाणा। सही आंसर क्या है आप लोगों को ये बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है सेंट्रलाइज यहाँ पर जो रिसिप्ट होती है और इसी के साथ में प्रोसेसिंग सेंटर, तो यहाँ पर ये बताना है आप लोगों को। एंड इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम जो है किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा देखने को मिली, फाइनेंस मिनिस्ट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी या फिर इसरो। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, नेशनल साइंस डे 2023 जो सेलिब्रेट किया गया उसकी थीम क्या थी, तो सही आंसर कौन बताएगा, जल्दी जल्दी बताओ। इसी के साथ में बात की जा रही है यहाँ पर भितरकनिका नेशनल पार्क, ये तो कई बार मैंने डिस्कस किया काफ़ी डिटेल में, ये किस राज्य या फिर यूटी में देखने को मिलता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर यूटी का नाम है नहीं किसी का भी। ठीक है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड या महाराष्ट्र। आप लोगों के हिसाब से सही आंसर क्या होगा बताइए, फिर मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा। तब तक मैं आप लोगों को श्रीनिवास रामानुजम बना देता हूँ। ये क्वेश्चन है सी सेट का, इसको आप लोग अटेम्प्ट करो और इसका आंसर जो है वो आप लोगों को बताया जाएगा। तब तक इसको एक बार आंसर को दे लो अच्छे से। ठीक है, बात की जा रही है रिवर के बारे में और इसका नाम है यहाँ पर दुगावा रिवर। दुगावा रिवर जो है ये आप लोगों से अगर कोई पूछ ले तो बेलारूस और लिथुआनिया वाले रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ये जो रीजन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेटो मेंबर की पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में यहाँ पर ये रहा था।
ये जो रिवर है यहाँ पर ये 1220 है, वो इतनी आप लोगों को यहाँ पर इसकी लेंथ नजर आएगी। अगर इसको यहाँ पर भी आप लोग देखना चाहते हैं तो ये पर्टिकुलर रिवर है, इधर हो गया यहाँ पर लिथुविया, नीचे आप लोग यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर ऐसे बहती हुई यहाँ पर कई सारे जो कंट्री से यहाँ पर होती गुजरती है। तो इसके बारे में पूछे तो बेसिकली बोलना कि यूरोप के अंदर में ये रिवर देखने को मिलती है। तो इतना एटलीस्ट कम से कम आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, ठीक है, कंफ्यूज आना नहीं है। सही आंसर क्या है यहाँ पर पहले क्वेश्चन का, तो आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा केरला। केरला आप लोगों के सामने यहाँ पर, तो केरला के अंदर में यहाँ पर ये बातें की जा रही है कि केरला के अंदर में यहाँ पर ये स्कीम है जिसके तहत में यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है और टूरिज्म मिनिस्ट्री के साथ मिलकर काम किया जा रहा है स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत में। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है सेंट्रलाइज जो यहाँ पर रिसिप्ट और प्रोसेसिंग जो सेंटर के बारे में, तो इसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट बनते हैं। नेशनल साइंस डे 2023 की थीम क्या है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। पहले तो साइंस डे किस दिन सेलिब्रेट करते हो यही बता दो, बाकी क्वेश्चन बाद में देखेंगे। वैसे आंसर है यहाँ पर ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, ठीक है। तो काफ़ी प्यारी सी थीम है यहाँ पर, एक तरीके साइंस का सही इस्तेमाल आप लोग बोल सकते हो। भितरकनिका नेशनल पार्क ये तो बता ही दोगे कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर में, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये तो डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले आते हैं। सी सेट का क्वेश्चन का आंसर सी है, यानी कि 3601। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। तो आइए अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर 5 नए शब्दों की, जो कि आप लोगों को आज मैं सुनाने वाला हूँ, आप लोगों की इंग्लिश को इम्प्रूव कराने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर बड़े ही अच्छे अच्छे शब्द हैं, ईमानदारी भी है और बदनामी भी है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के जो 2 शब्द है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो यार, सेंटेंस फॉर्म जरूर किया करो, ठीक है। बड़े प्यारे प्यारे सेंटेंस बनाए जाते हैं आप लोगों के द्वारा, डिफरेंट होते हैं कई सारे बच्चे। आप लोग सोचो तो जैसे इतने सारे बच्चे सेंटेंस बना रहे हैं, आप लोग जब बनाओगे इसमें अपना सेंटेंस तो कहीं एक तरीके से अपना सेंटेंस दूसरों के साथ में मैच कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे जैसे आंसर राइटिंग होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हर जगह फ़ायदा पहुँचाता है। जैसे स्टार्टिंग में आप लोगों को दिखाया तो एनडीए सीडीएस में जो सिलेक्शन होता है तो उसमें बहुत फ़ायदे होते हैं एंटोनिम्स एनोनिम्स के यहाँ से, ठीक है। तो इसको जरूर यूज़ किया करो। पहला शब्द जो है यहाँ पर ये हो गया प्रोबेटी, तो इसका मतलब होता है ईमानदारी। ईमानदारी जो इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने लिए, अपने जो बेसिकली काम के लिए, या फिर जो भी एक तरीके से चीज़ें वो कर रहा है, वो कुछ भी हो सकता है, पढ़ाई भी हो सकती है आप लोगों के लिए। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जो टाइम टेबल आप लोगों ने बना लिया है ना, उसके लिए अगर आप लोग ईमानदार रहने लगे तो किसी इंसान के सामने कभी भी आप लोगों को अपना ना तो सफाई देनी पड़ेगी, ना अपने काम के लिए किसी को सॉरी बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग हमेशा ऑन टाइम रहोगे। तो ये होता है प्रोबेटी, ठीक है। तो अपने काम के लिए हमेशा प्रोबेटी रखना सीखो, फिर देखो जिंदगी जीने में कितना मजा आता है। ऐसा अगर नहीं करोगे तो फिर होगी इग्नोमिटी, ठीक है। तो इग्नोमिनी, तो इसका मतलब क्या होता है, बदनामी, यानी कि आप लोग अपना काम ढंग से कर ही नहीं रहे हो। तो एक तरीके से क्या होगा, ह्यूमिलेशन होगा, एम्ब्रेसमेंट होगा, लोग जो है आप लोगों के ऊपर बोलेंगे सेम सेम सेम, ठीक है, ये काम नहीं कर रहा है ढंग से, देखो कई सालों से वो सीसी एग्जाम में लटका हुआ है। तो वो वाला काम चाहिए, या फिर अपना ज़िंदगी में चाहिए कि हाँ यार ये बंदा होता है ऐसा, भाई साहब जो भी एग्जाम पे हाथ रखता है ना निकाल देता है, तो वाली फीलिंग होनी चाहिए। तो क्या चाहिए आप लोग खुद बताओ। अगर ऊपर वाले से काम नहीं करोगे, नीचे वाली होगी, तो फिर क्या होगा, फिर होगा डिरेंज, मतलब एक तरीके से कोई ना कोई पागलपन का रीज़न मिल जाएगा कि हाँ इंसान जो है वो इंसेन हो गया, पागल हो गया, ठीक है। ये वो वाला इंसेन नहीं, हालांकि ये होता है कि एक तरीके से नहीं, कई बार इसलिए यूज़ कहते हैं कि बहुत ही पढ़ रहा है, पढ़ के पागल हो गया, वो वाली बात, ठीक है। तो डिरेंज हो गया एक तरीके से, वरना रिलैक्स चल रही है ज़िंदगी, स्मूथ चल रही है, कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब ये कि हर एक शब्द के ऊपर सेंटेंस फॉर्म करो तो एक स्टोरी बन जाती है कि नहीं। ये है बैवी, ये होता है एक तरीका झुंड। झुंड मतलब एक तरीका क्राउड, आप लोग बोलो एक पर्टिकुलर जैसे लोगों का, जैसे कि ये बिल्कुल ना पढ़ने वाले लोगों का झुंड है भाई साहब, ये बदतमीजी करते हैं बस क्लास में और कुछ काम नहीं है इनको, ठीक है। तो झुंड हो गया, ये पढ़ने वाले लोगों का ग्रुप है। वैसे एक बात बोलूँ, एक तरीके से अक्सर वो लोग जो कि एक ज़्यादा होशियार नहीं होते, वो अक्सर एक आगे ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। जो ज़्यादा होशियार है वो आप लोग अलग थलग पड़े हुए मिलेंगे सारे। ये बात याद रखना आप लोग। इसमें मतलब देखना हमेशा कि चोरी करने वाले एक जगह मिल जाएंगे, ठीक है, घुमक्कड़ एक जगह मिल जाएंगे सारे, क्लास बंक करने वाले एक जगह मिल जाएंगे, पर जो पढ़ने वाले हैं वो अक्सर एक जगह नहीं मिलेंगे, वो अकेला दुकेला मिलेगा आप लोगों को। क्या कर ले बेचारा, संख्या ही कम है। हिलैरिटी मतलब एक तरीके से आनंद बोला गया है, ठीक है। तो एक तरीके से अत्यंत मनोरंजन की ज़िंदगी में एंजॉय करना है, बोलते हैं एक्सट्रीम अम्यूजमेंट। स्पेशली जब आप लोग हंसकर चीज़ों को एक्सप्रेस करें कि वाह यार ज़िंदगी जीने में मज़ा आ रहा है, ठीक है, जैसे आप लोग लाइफ को एंजॉय करते हो।
तो ये था बेसिकली वोकैबुलरी। तो कैसा रहा डिस्कशन जरूर बताना। आज का बेसिकली काफ़ी शानदार तरीके से आंसर दिए गए यहाँ पर, तो आप लोग देखते हैं। तो इनको मैंने पिन भी कर दिया है कल की वीडियो के नीचे, आंसर आप लोग देख लिया करो, ठीक है। और बाकी PDF कहाँ मिलेगी जाकर, वो बता दिया मैंने, टेलीग्राम पर जाकर इसको डाउनलोड करना, सारी चीज़ें आप लोगों को इकट्ठे मिल जाती हैं। तो यहाँ पर टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लो, सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती हैं, ठीक है। कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वो सीट जो है वो भरते रहिए। ये किस किस ने डाउनलोड कर रखी है, अच्छे से इसको यूज़ करो ताकि सही तरीके से अपने टाइम को आप लोग यूटिलाइज कर सको, है कि नहीं। तो इसको ढंग से भरो आप लोग, फिर देखना कितना मजा आता है आप लोगों को चीज़ों को यूटिलाइज करने में। तो बताना जरूर कैसा लगा लेक्चर, कोई डाउट हो, समस्या हो, परेशानी हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। ओके।